Do you consider yourself as descendants of Mughals? पागल हो गया? आप मुसलमान हैं या पसमंदा मुसलमान हैं? मैं भारतीय हूँ, पर इस्लाम में कास्ट लाइक डिस्क्रिमिनेशन जरूर है। एज अ पसमंदा मुसलमान आपके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ? कांग्रेस वाले बोलते थे कि इस मुल्ले को मत बुलाना, इस कटुए को मत बुलाना। मेरी तो माता जी का भी जन्म और आज भारत माँ का स्वतंत्रता झूठ दिवस है, इसका है। मैं खंडन करती हूँ। एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है ये। मेरी माँ का बर्थडे है। तो उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि भाई जो ऐसे सुने तो खंडन, बीजेपी कुछ भी बोले खंडन, अरे ऑक्सीजन ले लो खंडन, नहीं नाक पकड़ लो। मुसलमान एक विक्टिमहुड का शिकार हुआ है। कुछ लोगों को बताया जाता है कि मुगलों के आप वंशज हैं, और सिमिलरली उनको उसी समय पे बोला जाता है पर आप सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, और उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का झोंका डाला जाता है, और कभी भी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते मुसलमानों से। के 17 करोड़ मुसलमान भरोसा नहीं करते। मुसलमानों को बोला जाएगा वंदे मातरम नहीं बोलना, आपके मजहब के खिलाफ है। एज एन इंडियन मुस्लिम टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। पैलेस्टाइन के मुस्लिमों के लिए रोने वाली जमात, अफगानिस्तान में मुसलमान मारे गए पाकिस्तान के द्वारा तब नहीं रोते, यमन में बम गिरते बच्चों पे वहाँ पे नहीं रोते। सबसे ज़्यादा तो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, वो ईरान किसी पे बम गिरा रहा है तो कोई सऊदी उस पे बम गिरा रहा है। इज मुस्लिम इवन वन नेशन? पहला सवाल है। क्या लड़ाई है बिटवीन द टू पूनावाला ब्रदर्स? असली है या स्क्रिप्टेड है? पर्सनल कुछ नहीं होता, राजनीति में सब कुछ पब्लिक में होता है। हमारी भी लड़ाई सिद्धांत की है, वो भी वफादार, मैं भी वफादार। Tehsil Poonawalla, he comes as good Tehsil Poonawalla on your show, and then when he goes out of this show, he becomes bad Tehsil Poonawalla. भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं जो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, प्रोबेबली दुनिया में किसी देश में उतने नहीं होंगे। हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी हिंदूज। हमेशा हिंदुओं को गिल्ट कॉम्प्लेक्स में रखा। हिंदूज के तो लॉ रिफॉर्म हो गए, पर मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ रिफॉर्म नहीं किए। हम लोग जो बोलते हैं ना, वो आया राम गया राम, आया मोहम्मद गया मोहम्मद क्यों नहीं बोलते? आया अब्दुल गया अब्दुल बोलो ना। थोड़ी कटुता है आपके अंदर। कटुता क्या है? एहसास हो रहा है कि दुश्मनी वाली लैंग्वेज आ रही है। नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं कि लाठी डंडे से मारेंगे। मोदी जी केंद्रीय राजनीति में नहीं थे, वो मौत का सौदागर बोला कि नहीं बोला? ये कटुता होती है। धर्म एक ही है, सनातन। जी, रेस्ट ऑल आर रिलीजन्स। आज ना नैरेटिव की लड़ाई है ना आइडियोलॉजी की। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं वो ना पार्टी को डिफेंड करेंगे ना किसी इशू को डिफेंड करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे। वेलकम नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, शहजाद पूनावाला जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डेली डायलॉग्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैंने एक कैंपेन चलाया था दिल्ली के चुनाव से पहले, उसका नाम था दिल्ली दर्शन। अच्छा। दिल्ली दर्शन। तो उसमें हमने जो अव्यवस्थाएं थी दिल्ली चुनाव से पहले, क्योंकि 10 साल हुए थे केजरीवाल जी को, वो दिखाया था। तो आज आपका दिल्ली डायलॉग्स में दिल्ली दर्शन वाले को मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार हमारा। बहुत सारी बातें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा है आपका। आपको डिफेंस से ज़्यादा विशेष प्रेम है। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं डिफेंड करूंगा, आप भी डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं, तो आपको लग रहा है कि हम लोग, देखिए ऐसा है, ट्रूथ नीड्स नो डिफेंस। तो जो सच बोलता है वो अपने आप ही जो है वो अपने आप के लिए काफ़ी है जी। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आप अपना, मतलब हाउ कम यू आर डूइंग दिस। मतलब मेरे इसमें जाए उससे पहले, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ सिविल सर्वेंट है। यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है कि सिविल सर्वेंट्स एकदम स्टिफ होते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इतना नहीं मुस्कुराते जितना आप मुस्कुरा रहे हैं जी। और ये सब तो करते ही नहीं है। तो आप कैसे इसमें आ गए? सिविल सर्विसेज एक ड्रीम था, हाँ हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ी कि नहीं? नहीं। हाँ, उस समय शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा थी। अच्छा। द हिंदू पढ़ा, फ्रंटलाइन पढ़ी, और जो हिस्ट्री बुक्स जो उस समय की प्रोपेगेंडा वाली थी, रामचंद्र वो वाली, गुहा, हाँ रामचंद्र गुहा, And, रोमिला रोमिला थापर, थापर, yes. सतीश चंद्र मिश्रा, हबीब, इरफान हबीब, Yes. सब पढ़ी थी। भगवान की कृपा रही, अच्छी पहली यूनाइटेड नेशंस में पोस्टिंग थी। वाह।
4 साल वहाँ पे काम किया, फिर डेपुटेशन पे दिल्ली सरकार में मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ था, सत्य गोपाल सर के साथ। ओके, आई वाज हेडिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, अच्छा, एज कोविड ओएसडी। ओके, 22 में मैंने कहा चलो अभी थोड़ा दुनिया भ्रमण पे निकलते हैं। मैं 3 साल यूएस में था अच्छा, पोस्टिंग पे और अपना एमबीए कर रहा था। ओके, आई गॉट प्रमोटेड, केम बैक लास्ट ईयर। ये जो देख रहे हो ये मेरा पैशन है। एंड टू आंसर योर थिंग कि स्टिफनेस या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है व्हेन द फाइट इज बिटवीन गुड एंड बैड आई कैन नॉट बी अ फेंस सिटर। महाभारत तो यही है। एग्जैक्टली। तो मैं वो टेबल रखना चाहता हूँ और कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हमारे जो देश की समस्याएं हैं या जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको मैं बातचीत के थ्रू जितना काउंटर कर सकता हूँ मैं करना चाहूँगा। ये मेरा स्टैंड। ग्रेट, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है, तो लेट्स स्टार्ट। सो आज आपका पॉडकास्ट है जी। तो थोड़ा सा मैं, बहुत सारी हैं चीज़ें कॉन्वर्सेशंस, थोड़ा सा अपनी जर्नी थोड़ी सी ब्रीफ में बताइए। ब्रीफ में ऐसा है कि मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ना मुझे कभी ये अंदाज़ा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। बचपन से, वेरी यंग एज से मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ये रहती थी कि समाज के लिए कुछ करना है। मतलब समाज में गरीबी देखकर, लोगों की प्रताड़ना देखकर मैं इससे काफ़ी प्रभावित होता था। मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। ही वॉज जस्ट 40 years old. वी वर 6-7 years में रहूँगा। माई मदर सिंगल हैंडेडली रेज्ड माई ब्रदर एंड मी, बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए। हमारी लाइफ ओवरनाइट चेंज हो गई थी, गोइंग फ्रॉम स्पेक्ट्रा लग्जरी लाइफ, स्पेक्ट्रा रिच एंड कंफर्टेबल लाइफ, टू नेक्स्ट डे हैविंग अ झटका, क्योंकि जो असली चेहरा लोग दिखाते हैं, रिलेटिव से लेकर बाकी लोग, वो तभी दिखाते हैं जब आपके फादर या कोई आपके परिवार का चेंज आता है। तो अगले दिन से नई समस्या शुरू हो गई जो कभी पहले देखी नहीं थी। और उसके बीच में मदर ने हमको रेज किया। मैं बड़ा पढ़ाकू था, तो लोगों को लगता था कि ये साइंस करने के बाद इंजीनियरिंग करेगा और वो 9 to 5 जॉब वगैरह जो भी है करेगा इंजीनियरिंग। मैं टॉपर भी था स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, पर अंदर एक ये फीलिंग हमेशा रहती थी कि सार्वजनिक जीवन में कोई ना कोई योगदान देना है। और वहाँ से जो मैंने एक बार स्टूडेंट्स एक्टिविज्म ज्वाइन की, NSUI, यूथ कांग्रेस, तब भी एक अंदर कसक रहती थी। फिर लॉ परस्यू किया, कॉमर्स परस्यू किया। हालांकि मैं साइंस में आई टॉप्ड, बट मुझे मन नहीं कर रहा था, तो आई परस्यूड कॉमर्स, देन आई परस्यूड लॉ। लॉ मैंने डिग्री ली, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मुझे प्रैक्टिस करनी भी नहीं थी। और करते 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 कांग्रेस में बहुत आगे गया मैं, पर फिर वहाँ पे आपको पता ही है मेरा फॉल आउट हुआ डायनेस्टी को लेकर, एलिटिज्म को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। और उसके बाद 6 साल मैं मीडिया में रहा। और मीडिया में 6 साल रहने के बाद अचानक एक दिन आया कि भाई बीजेपी चाहती है कि आप ज्वाइन करें और आप इस स्ट्रीम से आप कंट्रीब्यूट करें। तो कहते कहते एक वन आफ्टर दी अदर चीज़ें ऐसे शेप अप होती गई जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, और मैं यहाँ पे हूँ आज। तो ये मेरी जर्नी है शॉर्ट में, इसमें बहुत संघर्ष रहा है, तो आई एन्जॉयड इट। हो सकता है कि अगर मेरे फादर अलाइव होते हैं तो मैं शायद पॉलिटिक्स में नहीं रहता, क्योंकि जिस ट्रेजेक्ट्री पे मेरी लाइफ जा रही थी वो बहुत ही अलग थी। हो सकता है मैं बिजनेस में रहता। तो दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ माई जर्नी। हाँ, एक चीज़ है जो मुझे हमेशा से तब भी लगती थी, आज भी लगती है, कॉमन पॉइंट जो मैं कह सकता हूँ, 2 चीज़। एक तो कि समाज बेहतर कैसे बने, अपॉर्चुनिटी समाज में सबको कैसे मिले। और दूसरा पॉइंट जो मैं सख्त हेट करता हूँ, मतलब मुझे जिससे सबसे ज़्यादा घिन आती है, वो है एलिटिज्म, या एक वो बोलते ना प्रिविलेज कल्चर। अगर आप देखोगे, मेरे भाई से मेरी कई बार तुलना होती है। मेरा भाई भी अच्छा भला आदमी है, वैसे हमारा झगड़ा वैचारिक है, पर जानबूझ के मैं जो है उनकी जो आप लोग देखते हैं उनको बोलते हो, तो मुझे कई बार बोलते हैं कि आप कोई घड़ी नहीं पहनते क्या महंगी वाली। कई बार लोग मुझे पूछते हैं मैं क्या हूँ, मैं बड़ा सिंपल चलता हूँ। मुझे अभी आपके पास आना था, मेरे पास चैनल की गाड़ी थी, मैं चैनल की गाड़ी से आ गया। चैनल की गाड़ी नहीं रहती तो मैं अपनी गाड़ी खुद चला के आ जाता। मेरी खुद की गाड़ी नहीं होती तो मैं ऊबर से आ जाता। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। पर जो ये एलिटिज्म होता है ना, जिसमें कि इतने लाख की गाड़ी चाहिए, इतने करोड़ का मुझे ये चाहिए,
मैं ये हूँ, मेरे बाप का नाम ये है, एक जो क्लब कल्चर होता है, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। आई हेट इट टू द कोर, मेरा अंदर से। तो मैं उसके खिलाफ हमेशा रहता हूँ, और कहीं पे भी वो पनपे तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। यहीं से एक पहली और कॉन्वर्सेशन। इसीलिए मोदी जी जब जीते थे, सॉरी एक लंबा बोल रहा नहीं, हूँ, मैं था तो वैसे कांग्रेस में, हम्म, तो 17 तक कांग्रेस में था, हम्म, 14 में मोदी जी आ गए थे। हम्म, पर मैंने एक बार राहुल और प्रियंका से कहा भी था कि आपके सामने जो खड़ा है उसका बैकग्राउंड देखो, ही इज अ स्टोरी दैट इंडिया विल रेजोनेट विथ। चाय वाले से प्रधानमंत्री, आपकी स्टोरी क्या है? आपको लोग हेट करेंगे, इसीलिए आप दोनों हट जाओ इधर से। मैंने उनको बोला था कि आप दोनों मिलके हट जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को आने दो जो प्योरली मेरिट बेस्ड है, तब जाके आप इस चाय वाले के सामने 150 सीट पे खड़े हो सकते हो, वरना तो आप छोड़ दो। और वही चीज़ आज तक सही लागू हो रही है। जो अब बार बार आप देखते जेन जी प्रोटेस्ट वगैरह भी, उनके अंदर एक मेन भावना यही रहती है कि दे कैन नॉट अलाई विद एसोसिएट विद दिस नेपो किड्स। तो ये वाला भाव जो है वो मेरे से पहले से था। तो मुझे मोदी जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले से वहाँ पे भी रहता था कि भाई ठीक है यार, कम से कम बीजेपी में एक चीज़ तो अच्छी है कि बीजेपी जो है किसी के भाई भतीजे को नहीं बनाती। प्रधानमंत्री का पद हो या उनके अध्यक्ष का पद हो, अब जैसे अभी नितिन नवीन जी भी रहे, ये पद किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है वहाँ पे। ये नहीं है कि भाई इसका बेटा है इसी को बनाएंगे, वहाँ ये यहाँ पे नहीं है। इसी कॉन्वर्सेशन से सबसे पहली चीज मेरे को आपकी बात में ना एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, आपके पर्सपेक्टिव में विरोधाभास नजर आता है। आपने पब्लिक लाइफ में एंटर करना प्रेफर करा टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, देन यू से कि डायनेस्टी और एलिटिज्म इज समथिंग दैट you dislike to your core. Correct. So what made you join your previous party in the very first instance? हाँ, इसमें लोग इसलिए you get my हाँ मैं समझ गया। yeah. ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को पता नहीं था कि ये परिवार की पार्टी है। मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तब मेरी मतलब कांग्रेस नहीं, पहले तो मैंने स्टूडेंट मूवमेंट ज्वाइन किया, NSUI यूथ कांग्रेस। मेरी उम्र रही होगी आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, 14 या 15 साल में मैंने NSUI ज्वाइन की, वेरी यंग एज, मतलब 10th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड से जस्ट बाद। और तब आपको याद होगा कि इतना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डिटेल में was not available. What you knew about the party or about the family or about the movement, freedom movement, was primarily through textbooks. Although मेरे ज़माने में when I was growing up, that time the internet थोड़ा had started, तो घर में इंटरनेट कनेक्शन था, but it was very rationed internet connection one could use. You could not, तो ज़्यादातर information का source was television news, which was 3 or 4 channels which were governed by ruling elites, or it was the history textbooks written by the ruling elites. So I have no qualms in admitting that based on the information I had based on reading those textbooks, मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी में चलो ये परिवार है, पर इस परिवार ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। और फिर तब राहुल जी ने जब 2004 में ज्वाइन किया था पॉलिटिक्स, तो आपको उनका आई डोंट नो अगर आप तब फॉलो करते थे पॉलिटिक्स, हिज फर्स्ट एंड अर्लीस्ट स्टेटमेंट्स वो यूज्ड टू बी कि मैं तो आ गया पॉलिटिक्स क्योंकि मेरे फैमिली में है लोग, पर मेरे जैसे सबकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं कांग्रेस को इस प्रकार से बना दूंगा कि जहां पर यंग लोग और जो ग्रास रूट से कनेक्टेड लोग विदाउट फैमिली बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स, उनके लिए मैं दरवाजे खोल दूंगा। ये उनके नैरेटिव होते थे जी। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, अब उसका तो फॉल्ट नहीं है ना कि इस प्रकार से वो उसमें पैदा हुआ, पर 2004 में अगर वो बोल रहे हैं तो लेट्स गिव हिम 5-7 years। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इन 7-10 years ही माइट मेक अ डिफरेंस। एंड अगर कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म में वो जेन्युइनली डिफरेंस लाते हैं, कांग्रेस में 3-4 बातें अगर वो ठीक कर देते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और हमको ऐसे लगता था कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि भाई फ्रीडम मूवमेंट में इनका भी योगदान था, इनका भी। ये तो अभी हम जान रहे हैं, जब 150 वर्ष होते हैं आज़ादी के महोत्सव में, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सभी लोगों के योगदान को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अहिल्याबाई होलकर। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें मेरे ध्यान में नहीं थी। तो मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैं बचपन में एकदम मतलब ऐसा कोई और एक्सपोजर हो जहाँ से पता चलता, तो इसीलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की और 10 साल तक मैं रुका। ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिस्ट था कि भाई 2014 में सरकार आ गई तो मैं भाग गया। मैं तो 2017 तक ट्राई करता रहा कि भाई 14 में
हार मिल गई है, अब तो उठो, अब तो सुधरो। 14 के बाद भी मैंने प्रयास किया, तो आई वांटेड कि कांग्रेस पार्टी शुड चेंज एंड इम्प्रूव, और वो अश्योरेंस भी दिया था। पर फिर राहुल जी ने उसको और क्लोज्ड, फैमिली डोमिनेटेड सिस्टम। अभी आप देखो ना कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, तो खड़गे जी की भी कोई पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और कांग्रेस हैज बिकम मोर डायनेस्टिक, मोर फ्यूडलिस्टिक, कबीला बन गई है वो। आप तो वाकई है कबीले कल्चर से, अफगानिस्तान में तो देखते ही होंगे कबीला, तो वो कबीला बन चुकी है। मेरे समय पे वो फिर भी एक पारिवारिक कंपनी थी, अब तो कबीला बन चुकी है। पर ये मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने ज्वाइन किया, और तब भी मेरे मन में होता था कि भाई ठीक है, ये पार्टी है, इसमें डायनेस्टी, पर ऐसा लगता था कि चेंज होगा, पर नहीं किया। और विचार तो लोग बदलते हैं ना, कई सारे कांग्रेस के वोटर अभी आज बीजेपी को वोट देते हैं, जी। कई सारे बीजेपी के वोटर भी है, नहीं ऐसा कोई वोटर नहीं होगा जो कांग्रेस को दे रहा है, पर ठीक है, कांग्रेस के वोटर तो बीजेपी को दे ही रहे। तो लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी विचार को बदलते भी है, जब इन्फॉर्मेशन आती है तो वी चेंज आवर व्यूज। विचार बदले या नहीं, वहाँ पद नहीं मिला? विचार इन द सेंस नॉट फिलोसॉफी, विचार इन द सेंस कि किसी के मतलब, ये अब मुझे पता चल रहा है कि ये कॉफ़ी 100 डिग्रीज है तो मैं इसको नहीं पी रहा हूँ, पर ये अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ये 50 डिग्रीज हो गया, तो अच्छा पीने लायक बन गया, तो मैंने पी लिया। तो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो आप किसी चीज़ के प्रति अपना एक आउटलुक चेंज करते हो, तो वो वाला विचार। पद नहीं मिला, नहीं, पद का तो ये था कि मैं कांग्रेस में एट ए यंग एज मुझे महाराष्ट्र कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, मेन बॉडी का। अच्छा। हाँ, ये बात अलग है कि एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं अपना, हाँ, कांग्रेस ने पहली बार एक प्रयोग किया था 2012-13 में, कि उन्होंने एक कंपटीशन रखा था प्रवक्ताओं के लिए। कंपटीशन ये आजकल कर रहे हैं, पर उससे पहले इन हाउस रखा था, और वॉर रूम उनका जो 15 गुरुद्वारा रकाबगंज है, वहाँ पे 5 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें अलग अलग मैट्रिक्स पर कौन बेस्ट प्रवक्ता बन सकता है, इसकी डिस्कशन हुई थी, कुछ सेशंस हुए थे, और उसमें मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे, कि इसको तो बनाना ही है प्रवक्ता। वो आउटसाइडर्स को बुलाया था इन लोगों ने जज करने के लिए, तो दे गेव द रिपोर्ट कि ही हैज टू बिकम स्पोक्सपर्सन, ही इज बेस्ट इंफॉर्मेशन, रिसर्च, आर्टिकुलेशन। पर उस समय पे अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला, और मुझे बताया जाता है प्रियंका चतुर्वेदी, इन 3 लोगों ने मेरा नाम कटवाया राहुल गांधी को अनाप शनाप बोल के। अच्छा। पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो, वो तो 12 की बात थी, तो 17 तक मैं रहा, पद नहीं था मेरे पास। मेरा अगर पद ही का इशू होता तो 13 में तो सबको, एक डफर को भी पता था कि बीजेपी की, मोदी जी की सरकार बनने वाली थी। 13 तक तो क्लियर ही हो गया था ना, कि भाई अभी वो ही था कि भाई कितनी आएगी, 250 आएगी या 280 आएगी, यही था। पर तो अपॉर्चुनिज्म रहता या पद के लिए लालच होती तो मैं तभी छोड़ देता। चलो उसके बाद मैंने 17 में छोड़ी पार्टी, या मुझे निकाला गया ना, तो 17 से 21 तक तो मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। 17 से 21 तो पीक पीरियड था बीजेपी का। 19 में तो और भी बड़े मार्जिन से सरकार चुन के आई, तो वही रहता तो मैं 19 में ज्वाइन कर लेता, और तब तो मुझे हो सकता है वो कहीं पे टिकट दे देते चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। आपने NSUI की बात करी, रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, मैं नहीं जानता वो कितनी सच है। नहीं, द सर्विंग, उनकी नग्नता दिख रही है। द सर्विंग DU प्रेसिडेंट, स्टूडेंट प्रेसिडेंट, आई थिंक मिस्टर रौनक खत्री, वो प्रेसिडेंट नहीं है, चेंज हो गया वो। ओके, सो ही वाज प्रोबेबली, हाँ, वो पर बैड माउथ, वो जो गाली गलौज से बात करता है, वही आदमी की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो हाँ, उसका एक कमेंट आया अभी कि व्हेन NSUI प्रेसिडेंट के लिए इंटरव्यूज हो रहे थे तो मुझे नहीं बुलाया गया। दिस थिंग हैपेंड 2-3 days बैक एंड दिस वाज वायरल। मे बी शायद आप नहीं कर रहे होंगे उसको ट्रैक, कोई नहीं। पार्टी ठीक है, बार बार फैमिली वर्ड आता है आपके मुंह से, इज इट पर्सनल एनमिटी? नहीं, पर्सनल एनमिटी नहीं है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि इस देश में 99.99% लोग, इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। ये वन पर्सन हैज टू स्ट्रगल, परफॉर्म एंड देन रीच द पोजीशन। जब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरे देश के 99.99% लोगों के लिए है, तो केवल 2-3 इंडस्ट्री छोड़ के, और सब जगह यही है, पर 2-3 इंडस्ट्री में ये एक प्रिविलेज बहुत बड़े तरीके से मिलता है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, टू सर्टेन एक्सटेंट इन बिजनेस कम्युनिटी,
एंड पॉलिटिक्स। अब चलो फिल्म इंडस्ट्री में तो उसका बाप प्रोड्यूसर है, वो उसके बाप का पैसा है, करो जो करना है। बिजनेस भी बोल सकते हैं आप कि अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना हो, प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाप का पैसा है, करो। अपने बाप बेटे, अगर अपना बेटा निकम्मा है फिर भी उसको बिठाना चाहते हो गल्ले पे तो बिठाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। पर पॉलिटिकल फील्ड एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे ये नहीं चल सकता कि भाई आप अपने बाप का हो गया तो बेटे को बैठाएंगे, तो ये तो फिर हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ फ्लो होता है। वहाँ से वो जो एक कल्चरल पॉलिटिकल सोशल लेजिटिमेसी मिलती है इस नेपोटिस्टिक बिहेवियर को, वो फिर परमिएट और पेनिट्रेट करती है। जब नेहरू जी इंदिरा गांधी को अपने जीते जी कैबिनेट में ले रहे हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो भारत में क्या कल्चर डेवलप होगा, पॉलिटिकल कल्चर। आप तो ओल्डेस्ट पार्टी, आपकी पार्टी की लेगेसी विद इन फ्रीडम मूवमेंट, आपकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी थी ना कि आप उसी समय पे एक ज़ीरो टॉलरेंस बनाते कि नहीं बेटी इंदिरा तुम कुछ और ढूंढ लो, कुछ और कर लो। पर उसी समय से उन्होंने उसको शुरू किया। तो नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, ये जो परमिएट हो गया है हमारे देश में एक कल्चर, इसके लिए बहुत बड़े हद तक कांग्रेस जिम्मेदार है। और 2014 से बाकी और कोई क्रेडिट आप मोदी जी को दो ना दो, वैसे बेचारे मोदी जी को गाली ही मिलती है काम करने के बाद भी देश के लिए, पर उन्होंने एक चीज़ तो बता दी कि भाई एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बन सकती है, पद्मा अवार्ड भी उन लोगों को मिल सकता है जो ग्रास रूट पे काम करते हैं चुपचाप और जो इनकी बड़ी लॉबी नहीं है, इनके नाम भी कोई- कभी नहीं सुने थे। हाँ, कोई सेलिब्रिटी पत्रकार नहीं है, है ना। अशोक श्रीवास्तव को तो नहीं मिलेगा पद्मा अवार्ड यूपीए में, जी। किसको मिलेगा आप जानते हो। तो ऐसे जो रजवाड़ों के द्वीप है, जो कॉल्स पे सरकार गठन, आप समझे नहीं मेरी बात को, रजवाड़ों के राज्यों के जो द्वीप है उन्हीं को मिलते हैं। वो भी इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपने एक स्टोरी ब्रॉडकास्ट करनी थी, आपने वो नहीं ब्रॉडकास्ट की, आपने वीडियो दबा दिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वरना लंबा चौड़ा ट्वीट डाल देंगे, हालांकि मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है। डेफेमेशन फाइल हो जाएगा। नहीं, वो तो करते रहे डेफेमेशन, तो डेफेमेशन उसका होता है जिसका कोई वो हो, मतलब समाज में स्टैंडिंग हो। तो एनीवे पॉइंट इज कि ऐसे लोगों को ही सब फैमिली की वजह से या उनके एलिटिज्म की वजह से मिलता था इसके। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कम से कम पॉलिटिकल फील्ड में इसको ध्वस्त करने का काम, इसको समाप्त करने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम मोदी जी, योगी जी, ऐसे लोग कर रहे हैं। आपने काफ़ी हद तक मेरे जो 2-3 फॉलोअप क्वेश्चन थे वो पहले ही आंसर कर दिए। एक चीज़ जो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, डायनेस्टी है, बिल्कुल है, लेकिन लोग एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं ना। अमेरिकन्स डू नॉट एक्सेप्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। नहीं, you're wrong. जॉर्ज बुश की पूरी फैमिली, कैनेडीज, बट दे डू नॉट गेट दैट प्रिविलेज जो इंडिया में है। देख, हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सेप्ट करती है वो चीज़। साउथ एशिया में खासकर, चाहे आप भुट्टो फैमिली ले लो पाकिस्तान में, चाहे आप हसीना फैमिली ले लो, चाहे आप राजपक्षा फैमिली श्रीलंका में ले लो, शेख हसीना तो नहीं, अभी तो जिया फैमिली। सो कहीं ना कहीं एक वो, डू यू थिंक कि वो एक एक्सेप्टेंस है पब्लिक में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके? देखो, मैं उसको नहीं बोलूँगा कि एक्सेप्टेंस और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इंडिया में या जो हमारे नेबरहुड में डेफिनेटली निश्चित रूप से एक परिवार से बिलोंग करने का लोग आपको उस लाइट में देखते, उस छवि में देखते जो आपके प्रेडिसेसर्स है उसकी। तो एक सेंस ऑफ मैं कह सकता हूँ कि एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी रहती है कि भाई ये उनके परिवार से। दैट सेंस ऑफ फेमिलियरिटी कैन is there, but that does not mean that it is endorsement for dynasty nepotistic politics. इसका मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि देखिए, अभी जो हमारा देश है ना, वो एक उसकी एवरेज एज जो है लेस देन 40 years. This generation does not have the same mindset as a generation that was 2 or 3 generations behind. And the next generation, Gen Z है, Alpha है, they are completely based on this idea of merit-based and performance-based assessment. पहले एक पैटर्नलिस्टिक सेंस ऑफ फीलिंग पुरानी जनरेशन में ज़रूर था,
in my father and mother's generation and before that generation they used to feel कि ठीक है इनके परिवार ने इतना किया तो थोड़ा कृतज्ञता भाव, पर वो चेंज हो रहा है. नाउ पीपल आर सेइंग कि या यंगस्टर्स दे आर वेरी क्लियर कि भाई यू नीड टू डिलीवर to what our expectations are and then only we will place trust. So I will not go by saying कि एक acceptance है. अगर ऐसा acceptance ही रहता तो बहुत सारे जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिशियंस है उनकी नैया नहीं डूबती. कितने सारे लोग खत्म हो चुके हैं. और अगर ऐसा रहता तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखो ना, आज की तारीख में OTTs जब से आए हैं, स्पेशली देन द प्लेटफॉर्म इज ओपनड अप, तो यू हैव अ पंकज त्रिपाठी और यू हैव अ मनोज बाजपेयी, बट यू डोंट हैव जैकी भगनानी डूइंग एनी फिल्म. सैफ अली खान की अभी ऑलमोस्ट कहीं फिल्में नहीं दिखती ना. तो मुझे लगता है कि दी ऑडियंसेस, whether it's in the film world or in the political, the voters audience tastes or the voters ideas are changing. So I can't say that they endorse it. Somebody may be good, delivering good, even if he's a dynast or even if he comes from a political family. And see, by the way, I'm not against person that he should not be in politics because he's from fun family. Example देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट एनीबडी फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स. ऐसा नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपका फादर प्राइम मिनिस्टर है या MP है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते. यू कैन कम. बट अगर मैं ये कहूँ कि मेरा फादर प्रेसिडेंट था पार्टी का और अब मैं भी प्रेसिडेंट बनूँ, दैट इज़ व्हाट वी आर अपोज टू. अशोक जी के बेटे आ सकते हैं मीडिया में या बेटी आ सकती है मीडिया में, कोई रोक नहीं सकता. पर अशोक जी ये बोले कि नहीं, मैं 2 टूक जब रिटायर करूँगा तो भाई यही लड़की चलाएगी मेरा 2 टूक. या आप अभी पद पे बैठे हैं सरकारी, आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा इसके बाद तो कोई मेरा जूनियर ही बैठेगा मेरा फैमिली से. तो ये होता है डायनेस्टी पे रिजर्वेशन कर देना. पर आपका बेटा अगर होनहार होगा, या आई डोंट नो इफ यू हैव चाइल्ड, सन और डॉटर, जो भी है, वो आगे पढ़ के मेहनत करके सिविल सर्विसेज में आए तो आप रोक सकते हो क्या? मे बी विल जॉइन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू. It may be related to you, but it is only on his merit. तो मेरिट तो उसमें भी हो सकता है. So उसमें थोड़ी हम what I understand from your perspective, you are just paraphrasing what the honorable prime minister said on the floor of the house. He said people have right to enter politics, but a family should not be allowed to control the party. सर एक होता ना कि the capture should not be. Capture, ये बात सही है. और आप देखिए, DMK started off as a movement, द्रविडियन मूवमेंट पार्टी. पिछले 50 वर्षों से करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि. समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के बाद भी आपको पता है कौन बनेगा. RJD, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, उसके बाद आपको पता है कौन बनेगा. तो अब कांग्रेस भी खड़गे जी को बनाए हैं, और खड़गे जी कितना कंट्रोल कर रहे हैं आपको भी पता है. खड़गे जी की इतनी छोटी सी डिब्बे में फोटो डालते, इतनी सी, और राहुल जी की इतनी बड़ी फोटो, जबकि वो कोई पद पे नहीं है, वो ही जस्ट MP, एक MP है वो. पर राहुल जी इतनी बड़ी फोटो, और बेचारे एक हमारे दलित अध्यक्ष की इतनी छोटी सी फोटो छोटे से बॉक्स में उनको डाल देते हैं. इतना बुरा लगता है खड़गे. पर खड़गे जी ने अपना ही परिवार आगे कर दिया. वहाँ पे कर्नाटका में जूनियर खड़गे जी चल रहे हैं, वो भी राहुल गांधी की तरह ही है. मैं उनको कर्नाटका का राहुल गांधी बोलता हूँ. उनके स्टेटमेंट आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगे राहुल गांधी बोल रहे हैं. तो ये है. आपको कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी कटुता है आपके अंदर? कटुता क्या है? एक हमारे प्रधानमंत्री थे, वेरी रिस्पेक्टेड, अटल बिहारी वाजपेयी जी. उन्होंने बोला था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, राजनीतिक दुश्मन नहीं होते. बिल्कुल. तो कहीं मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि दुश्मनी वाली लैंग्वेज आ रही है. कटुता तो वो होती है जब नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं कि लाठी डंडे से मारेंगे, जब उनकी माँ को बिहार में 4 बार गालियां देते हैं, जब 150 से अधिक गालियां, नीच, भस्मसूर, गंगू तेली, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी को मर जा, मोदी तेरे को मार देंगे, पिताजी को गाली, माता जी को गाली, मोदी समाज चोर है, चौकीदार चोर है, ये कटुता होती है. मैं तो फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ. मैंने तो आज तक नहीं कहा कि राहुल गांधी पप्पू है. मैंने नहीं कहा, मैं ना कहूँगा. हाँ, पर अब लोग कहते हैं, मैं उसको, अब वो लोग अगर कहते हैं या लोग ऐसा फील करते हैं या उनके एलाइज ही बोलते हैं. अब जैसे जो AI समिट में हुआ, वेरी शेमफुल. हाँ, AI समिट में जो हुआ उसको राहुल गांधी आकर डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि ये बब्बर शेर है.
अब बब्बर शेर की, कल ही मोदी जी बता रहे थे एक स्पीच में कि बब्बर शेर की हालत क्या कर दी हमारे देश की जनता ने। एकदम बढ़िया बढ़िया फोटो आई है कुटाई की। ये भी एक अलग बात है कि वहाँ पे अलग ही एआई चल रहा था, इनका NANG, नंग एआई, नंगाई। फिर जनता ने की KUT AI, कुटाई। और अब टीवी पे हो रही इनकी DHUL AI, धुलाई। तो ये भी अलग एआई चल रहा है। पर एनीवे, उन्होंने उसको डिफेंड किया तो इनके एलाई पार्टनर मार्गरेट आल्वा, इनकी कांग्रेस की नेता, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी फिर भी देश विरोध में उतर आते हैं, मोदी विरोध में। तो ऐसे व्यक्ति को कौन क्या बोलेगा जब वो इस प्रकार के हल्के आरोप लगाते प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री को अलग अलग चीज़ें बोलते, अपना परिवार का इतिहास न देखते हुए। तो फिर उनके सामने भी तो हम लोग जो वो परोसेंगे वही उनको मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम वो परोसेंगे जहर और हम यहाँ से केवल अमृत ही बहाते रहेंगे। अब आप भी तो देखो कि हम भी चाहते हैं, हमारी तरफ से देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा, हमने भेदभाव किया क्या? पर फिर भी जिस मल्टी पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस के लोग थे, थरूर जी थे, इन्होंने थरूर जी को गाली दे दी, थरूर जी ने, बिकॉज ही सेड कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था। तो इनको कटुता है। मनीष तिवारी थे। तो इन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा है। जिस प्रकार से एक कांग्रेस का प्रथम परिवार अपने लोगों को भी नहीं बख्शता है, अपने भी लोगों के खिलाफ हो जाता है अगर वो देश हित में बात करे। और कंपेयर टू अस, हम तो वाजपेयी जी के ज़माने, हम तो हारते ही थे चुनाव, फिर भी वाजपेयी जी जेल में गए इमरजेंसी में, उन्होंने भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। इन्होंने तो भारत के खिलाफ सुपारी ले रखी है। मोदी जी का भी मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी को एक बार नवाज शरीफ ने बोला देहाती औरत, 2012-13 में। ओनली लीडर फ्रॉम द ऑपोजिशन was the then chief चीफ minister मिनिस्टर of Gujarat. गुजरात हु सेड कि जो भी है हमारे घर का मामला है, हाउ डेयर यू। और उस समय राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे। तो भाई ये तो अपने लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हम तो विपक्ष का। अच्छा, आखिरी आपको इस पर ही बोल देता हूँ, अभी पद्मा अवार्ड डिक्लेयर हुए, सबसे ज्यादा विपक्षी दलों के नेता को पद्मा अवार्ड मोदी जी की सरकार ने दिया। प्रणब मुखर्जी, उनको तो भारत रत्न मिला, तरुण गोगोई, शरद पवार जी, अभी वो अच्युतानंदन जी, फिर आपके SC जमीर साहब, ये सब नॉन बीजेपी नेता है। इनको किसने दिया अवार्ड? हम अगर ये भेदभाव करते या हम कटुता रखते, और इनके ज़माने में, यूपीए के 10 साल के ज़माने में एक दिया इन्होंने मोहन दारिया जी को, जो ही वॉज इन द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ एट दैट टाइम, एक को नहीं दिया। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय संग्रहालय बनाया तो सभी प्रधानमंत्री का, इंक्लूडिंग नेहरू, इंक्लूडिंग इंदिरा, इंक्लूडिंग राजीव, उनका भी जाके अगर आप देखेंगे म्यूजियम में, उनका भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे है। अब जिसने जो किया है वो ही होगा। इमरजेंसी लगाए तो इमरजेंसी को तो हम वाइट वॉश नहीं कर सकते, पर ठीक है, बाकी भी कंट्रीब्यूशन डाला है उसमें। इन्होंने बनाया तो क्या बना? नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल। इन्होंने नरसिम्हा राव का मेमोरियल नहीं बनाया, नरसिम्हा राव के शव को अंदर घुसने नहीं दिया। सीताराम येचुरी की, सीताराम केसरी की धोती फाड़ दी, कुर्सी से उठा के कुर्सी से फेंक दिया। बेचारा उनका कुत्ता मर गया उस चक्कर में, बहुत दर्द हुआ उसको। तो ये है कि ये इनका वे ऑफ थिंकिंग है। हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते, हमने तो सम्मानित ही किया सबको। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत गिर गया है? मैं 15-20 दिन पहले आई वॉज लिसनिंग टू अ क्लिप, आई विल नॉट नेम, जो एक सिटिंग मिनिस्टर हैं एंड द ग्रैंड सन ऑफ वेरी ऑनरेबल वाज मार्टियर्ड, बेन सिंह जी, उनके लिए ट्रेटर वर्ड यूज किया गया था। किसने किया वो भी तो बताओ। पार्लियामेंट के बाहर। सो क्या हमारा स्तर ये आ गया है अब? ये स्तर जो है आज से नहीं है, ये स्तर, कई लोग क्या है ना, ये अनुराग भदौरिया नाम के एक व्यक्ति आते हैं टेलीविजन पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको मैं बोलता हूँ ये अलग लेवल का AI है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अनुराग इंटेलिजेंस है। उनकी जो घड़ी शुरू होती है या उनका जो कैलेंडर 2014 के बाद ही शुरू होता है, उनका भी यही कहना है, स्तर गिर गया है, राजनीति का स्तर गिर गया है, राजनीति का स्तर गिर गया है। मैंने बोला अनुराग जी, वाजपेयी जी को गद्दार बोला गया था। वाजपेयी जी ने क्या किया? वो तो भले इंसान थे ना, हम लोग बड़े कुटिल है। वाजपेयी जी तो भले थे ना, संत आदमी। उनको भी क्या बोला था कांग्रेस ने पता है? गद्दार।
1942 में इन्होंने गद्दारी की देश से। आपको पता है ये रूमर उन्होंने फैलाया कि ये सोल्ड आउट टू द ब्रिटिश। जब आप वाजपेयी जी को नहीं बख्श रहे, जिस व्यक्ति ने मतलब आपके लिए जाकर यूनाइटेड नेशन में केस लड़ा पाकिस्तान के खिलाफ और जीत दिलवाई भारत को, जब उनको नहीं बख्श रहे तो राजनीति का स्तर कौन सा वो अखंड स्तर पे था, वो एकदम ऊंचे स्तर पे था वहां पे। उन्होंने तो कॉरिडोर में नेहरू जी की फोटो भी दोबारा लगवाई। एग्जैक्टली और हमने तो ये जो राजनीति का स्तर गिरा है, मोदी जी केंद्रीय राजनीति में नहीं थे, उनको मौत का सौदागर बोला कि नहीं बोला। 100 वर्षों से आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार और सुपारी लेकर टारगेट करना, और 2002 से लेकर अब 26 तक 24 वर्षों से मोदी जी के खिलाफ सुपारी लेकर काम करना, ये राजनीति का स्तर बढ़ा रहे थे क्या? और अब क्योंकि जनता सुनती नहीं है, जनता उनको मुंह पे बोल देती है वापस, तो अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, अब स्तर बड़ा गिर गया। अब स्तर नहीं गिरा है, अब आपको सामने से सुनाई दे रहा है। सुनाई पहले नहीं दे रहा था क्योंकि पहले 4 चैनल थे, कई बात हमारी सुनाई नहीं देती थी, और वो 4 चैनल के 4 मालिकों को पद्म दे दिया, तो वो सब आप ही के बाजा बजाते थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, ये बोलते ना कि मोदी जी ने आके अभी जो है फ्रीडम कर्व हो गई। अब तो हर व्यक्ति जर्नलिस्ट बन गया। आज जितने फोन उतने जर्नलिस्ट, सबके पास वाईफाई वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, सबके पास चीप इंटरनेट है, एक स्मार्टफोन है, वीडियो बना के अपना यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। तो आज तो 100 करोड़ तो हमारे पत्रकार बन गए। पहले तो 10, 15, 20 थे, आज सब पत्रकार। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस कुछ बोलती है तो वो लोग छोड़ते नहीं है, पर कांग्रेस के अच्छे लोगों का सराहना भी होता है, वो क्यों नहीं देखते? डेमोक्रेसी में ओपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ओपोजिशन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सरकार के ऊपर अटैक और देश के ऊपर अटैक में डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। डू यू थिंक दैट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंट्री हैज वैनिश्ड? ऑपोजिशन के मन में पहले से ये डिस्टिंक्शन नहीं था। भाई इनकी तो पार्टी थी ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो बोलते ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। अब जिनको लगता है कि वो स्वयं देश है, परिवार ही देश है, उनको लगता है कि आने वाले जो लोग हैं, जो आज जिनको सेवा का अवसर मिला है, वो भी अपने आप को देश समझते, इसलिए वो मोदी को गाली देते देते देश को गाली देते हैं। भाई मुझे बताओ, AI समिट था ना, नंगाई होना था तो बीजेपी के कार्यालय के बाहर नंगे हो जाते हैं, नंगा होना था तो PM के कार्यालय के बाहर जाके नंगे होते हैं, जंतर मंतर में जाके नंगे होते। AI समिट में जाकर वहां पर लक्ष्य कोजी की ब्रांडिंग क्यों करने लग गए भाई? है, आपका लक्ष्य कोजी दिखाना था तो कहीं और दिखा देते। AI समिट में क्यों गए? क्योंकि वहां पे $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आ रहा था। क्योंकि आपको पच नहीं रहा था कि मैक्रोन बोल रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने तो कमाल कर दिया, 1.4 बिलियन लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी बना दी। अब तो क्वेश्चन इज नॉट वेदर इंडिया विल डू इट बट हु विल डू इट विद इंडिया। कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल आ गए, कि 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, कि टॉप टेक कंपनी सुंदर पिचाई क्या, ऑल्टमैन क्या, सब आ गए। तो उसका पेट में दर्द था। वो मोदी जी का बर्थडे पार्टी थोड़ी हो रहा था वहां पे, क्या वहां चले गए नग्न होने? अच्छा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का कोई मूवमेंट था क्या पाकिस्तान के खिलाफ, कि देश ने जाके पाकिस्तान को ठोक दिया? तो उस पर भी आप बोलते कि सिंदूर ऑपरेशन में हम हार गए। पाकिस्तान तक मान गया कि भाई उनके आतंकियों की कब्र खुद गई। नूर खान बेस में क्या हुआ, रहीम यार खान बेस में क्या हुआ? आप लोग एक चींटी नहीं मार पाते थे 26/11 के बाद, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर वहां जाके बोलते थे कि ये पाकिस्तान पीड़ित है आतंकवाद से, और अमेरिका के दबाव में, पता नहीं किस किस के दबाव में जाके वो एक्शन नहीं करते थे। फली मेजर बोलते थे एक्शन लो, तो बोलते थे नहीं लेना है, जो उचित लगे नहीं करना है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री बोलते उचित लगे कर दो, ठोक दो, तो भाई वहां पे बोलते कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर। तो ऑपरेशन सिंदूर किसका ऑपरेशन था? और कोविड की वैक्सीन, ये बने हुए थे मॉडर्ना और फाइजर के एजेंट बने हुए थे। मुझे तो लगता था कि फाइजर की वैक्सीन बिकेगी तो राहुल जी के अकाउंट में पैसा आएगा क्या? और 2 भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन, और वो भी तब जब आपको पता होगा कि कई वर्षों तक इंडिया की स्थिति ये थी कि भाई वैक्सीन दुनिया में बनता था, पूरा साइकिल हो जाता था, वैक्सीनेट हो जाते थे, 20 साल के बाद हमें लास्ट में मिलता था जी। अब साइमल्टेनियसली हमने डेवलप किया, 2 बिलियन डोज दी, और जो हमारे मित्र देश हैं उनको वैक्सीन मैत्री में कितना उनको
असर पड़ा, फर्क पड़ा। ब्राजील ने तो भाई हमारी तुलना संजीवनी बूटी लाने वाले प्रभु हनुमान से कर दी। जी। तो इनको ये बोल रहे थे बच्चों की वैक्सीन दे दी, ये वैक्सीन जब मर जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी के कार्यालय में बन रही थी वैक्सीन। मैच जीतते तो ये मातम मनाते भाई। तो इसमें कौन सी चीज है जो मोदी जी की चीज है? ये तो देश की है। तो इसी प्रकार से ये लोग जो है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दे पुट परिवार का हित अबव देश हित, और इसीलिए उनके परिवार के हित को नुकसान होता है जब देश के लिए अच्छा काम होता है। और उस फ्रस्ट्रेशन में आके वो गाली तो हमको देना चाहते हैं, पर गाली देते हैं हिंदू समाज को या बीजेपी देश को। एक फैमिली से बढ़ के आपकी फैमिली पे आते हैं। क्या लड़ाई है बिटवीन द टू पूनावाला ब्रदर्स? वही लड़ाई है जो असली है या स्क्रिप्टेड है? ये सवाल पांडवों से कभी पूछा कि पांडवों को कि कौरवों के साथ लड़ाई असली है या नकली है? पांडव और कौरव भी तो कजिन्स थे ना। तो लड़ाई किस चीज की थी? सत्ता की नहीं थी, सिद्धांत की थी। हमारी भी लड़ाई सिद्धांत की है। वो भी वफादार, मैं भी वफादार। वो परिवार के प्रति, मैं देश के प्रति। ये अंतर है। और जिस दिन उन्होंने देश के प्रति वफादारी दिखाई, मामला खत्म। पर उनके लिए परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्सनल लेवल पे इक्वेशन क्या है? नहीं, पर्सनल लेवल पे इक्वेशन का क्या मतलब है? पर्सनल लेवल पे ये है, वो अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में। हाँ, पर्सनल कुछ नहीं होता। राजनीति में सब कुछ पब्लिक में होता है। हम पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो पब्लिक पर्सनैलिटी में कोई पर्सनल नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को देखते तो गाली गलौज करते हैं। मैं तो अपने दुश्मनों के प्रति भी सद्भाव रखता हूँ, दुश्मनों के प्रति भी एक कर्टिस बिहेवियर रखता हूँ। तो वो तो सिर्फ वैचारिक रूप से हमारे विषय या विचार अलग अलग है। तो ठीक है, उनके विचार उनके साथ, हमारे विचार हमारे साथ। पर हाँ, विचारों की और सिद्धांतों की लड़ाई के लिए अगर परिवार से भी आपको नाता रिश्ता तोड़ना पड़े तो वो तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्जुन अगर ये सोचते कि भाई मैं अपने भाइयों पर तीर चला रहा हूं, तो फिर धर्म की हार होती। धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण की बात सुनकर, गीता उपदेश सुनकर, उन्होंने ये तय किया कि मेरे लिए प्रिंसिपल बड़ा है, परिवार नहीं। तो यही चीज हमको सबको चलनी चाहिए इस पे। यही तो एंटी नेपोटिज्म फीलिंग है। वैसे राजनीति में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। आप जैसे हमको तो दोनों भाइयों को स्पॉटलाइट में लाते हैं। जगन रेड्डी जी अलग पार्टी में है, शर्मिला जी कांग्रेस में, कोई नहीं पूछता। अब केसीआर के दोनों बच्चों केटीआर और कविता अलग अलग है, उनको कोई नहीं पूछता। मेरी पार्टी में एक समय पे तथागता रॉय थे, जिनको गवर्नर भी बनाया था हमने। उनके सगे भाई सौगत रॉय टीएमसी के सांसद है, कोई नहीं पूछता। ऐसे कई केस है। आप लोग ज्यादा दिखते हैं ना टीवी पे, तो थोड़ी लाइमलाइट रहती है आप लोगों पे। हाँ, हमारे फैमिली का वो एक है। ठीक है। सो ब्रदर से चलते हैं। आपकी फेवरेट जो ओपोनेंट हैं, हाँ जी, प्रवक्ता, बड़ी अच्छी बनती है आपकी उनसे। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। एक मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। आप क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है? ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? ये मैं सख्त आपत्ति। थोड़ा सा I want you to comment upon this. हाँ, नहीं, ये 15 अगस्त की डिबेट थी। 2023 2023 15 अगस्त की डिबेट थी। तो मैं चैनल में था और मैंने सोचा कि मेरी मदर का बर्थडे 15 अगस्त को है, इंडिपेंडेंस डे पे। तो मैंने बोला कि मैं अपनी भारत माँ को भी और माँ को भी ट्रिब्यूट दे देता हूँ, टीवी पे हूँ। तो मैंने बोला मेरे लिए दुगनी खुशी का दिवस है। तो जैसे ही मैंने बोला कि आज मेरी माँ का बर्थडे है, तो वहाँ से तुरंत, क्योंकि उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, सुप्रिया जी की ट्रेनिंग ऐसे होती है जैसे अब एक ट्रेनिंग हो जाती है। वो मतलब वो एक नहीं, आप देखते होंगे कि कई बार मदरसे में ऐसे ही वो समझना ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। वो तो ऐसी ट्रेनिंग होती है कांग्रेस के कैंप में। तो उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि भाई जो ऐसे सुने तो खंडन, बीजेपी कुछ भी बोले खंडन, अरे ऑक्सीजन ले लो खंडन, नहीं नाक पकड़ लो। तो वो हो सकता है।
तो बीजेपी जो भी बोलती है, मोदी जी जो बोलते हैं उसका विरोध में ही बोलना है, तो वो निकल गया उनके मुंह से। तो मैंने बोला भाई मेरी माँ का बर्थडे है और वो 15 अगस्त को जन्मी है और आप कैसे बता सकते हैं कि गलत है, मतलब हाउ डेयर शी। तो फिर वो काफ़ी वायरल हो गया, आइकॉनिक हो गया। तो पिछले साल ये हुआ कि नहीं सॉरी ये 24 की बात होगी जी, ये 24 में हुआ और पिछले साल 15 अगस्त को थैंकफुली वो मेरे साथ डिबेट में नहीं थी, तो मेरी माँ के बर्थडे पे कोई खंडन नहीं कर पाया। और ये एक इस साल या कुछ महीने पहले ये टेलर स्विफ्ट का बर्थडे था। टेलर स्विफ्ट जो है ना सिंगर, अमेरिकन सिंगर, तो पता नहीं उसको माँ बोलते हैं या उसको मदर बोलते हैं। इसके जो स्विफ्टीज होते हैं ना, स्विफ्टीज ओके ओके जो उसके फैन हैं, दे अच्छा। कॉल हर मदर। ओके तो एक इन्फ्लुएंसर ने, क्योंकि उनको बर्थडे विश करना था टेलर स्विफ्ट को, उसने इसका ऑडियो जो है अपने इंस्टाग्राम के रील में लगा दिया। और वो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, तो लोग अलग अलग प्रकार से उसको यूज़ करते हैं। पर आपको केवल एक ही मेरा वायरल क्लिप मिला, मेरे बहुत सारे हैं। वो वाला देखा होगा आपने शायद, कि किशोर तिवारी जी है उद्धव सेना के, वो एक डिबेट में थे मेरे साथ। ये भी काफ़ी मतलब पॉपुलर है, सेकंड मीम जो है। तो एक दिन वो मेरे साथ थे, वो मुंबई से, वो नागपुर से जुड़ते हैं सो जूम के माध्यम से, और मैं स्टूडियो में था, इंडिया टीवी पे डिबेट थी। तो उस समय पे इंडिया अलायंस की कुछ चर्चा चल रही थी। तो एंकर ने उनको बोला कि किशोर जी आप बोलिए, शहजाद ने कुछ बोला है, आप बोलिए आपकी बात। तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी, वो थोड़े से सीनियर सिटीजन है, हमारे बड़े प्रिय है, तो वो बोलने लगे प्राची एंकर को, ए प्राची मेरी आवाज़ टूट के आ रही है क्या? मतलब उसका कनेक्शन थोड़ा सा वीक था, तो बोल रहा था आवाज़ टूट के आ रही है क्या? तो मैंने बोला आवाज़ छोड़ो, आपकी पार्टी टूट गई। तो उद्धव सेना तो टूटी गई थी। यहाँ पे I remember it now. I remember it now. तो वो फिर बोले फिर उनके साथ एक और हुआ, यही व्यक्ति थे अशोक जी के शो पे। अशोक जी के 10 o'clock, अभी उनका पहले 9 o'clock शो था अशोक जी का, अब फिर डीडी ने उनका 10 o'clock किया है। तो जब 10 o'clock का किया तो उनका पहला शो, तो उन्होंने तहसीन और मुझे बुलाया था, उनको भी बड़ा लगाव है हम पे। तो 2 टूक में 2 भाई, तो किशोर जी को भी बुलाया था, उनसे भी विशेष प्रेम है। तो शो खत्म हो रहा था, 10 o'clock 11 o'clock ऑलमोस्ट होने आ रहे थे। तो अशोक जी अपना क्लोजिंग पढ़ने ही वाले थे, तो वहाँ से ए अशोक मुझे कुछ बोलना है अतोक। तो अशोक जी ने बोला जल्दी बोलिए किशोर जी, अभी रैप अप करने का समय है, 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। तो मैंने अशोक जी को देख के बोला कि 30 सेकंड में तो इनका मशीन ऑन नहीं होगा। तो बगल में हमारे एक सीनियर पत्रकार बैठे थे, तो उन्होंने बोला ये लो हो गया वायरल, और वो भी बड़ा वायरल हो गया। वो बोलते हैं ना, रील कट गई। हाँ, रील कट पर गई। अभी जो लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं, जो मेरी इस साल की सबसे ज़्यादा वायरल मीम है, वो आपने देखी है डीएमके वाली, सर्वनन नहीं, विशियस लाफ्टर। अरे आप कहाँ रहते हैं? तो अभी देख लेते हैं। हाँ आप कितनी लंबी है? डालिए। कितनी लंबी है? नहीं वो बहुत छोटी है, 1 मिनट की होगी। What should I write? सर्वनन लाफ्टर। Strong leader. Is he not able to defend the formulas? This is so good for the country. Why did he not start? Why did he bundle under the pressure? Mr. Chidambaram clearly pointed out. आगे जाइए, Who's Mr. Saravanan? Because he did not understand the last time. आगे He जाइए, quoted Chidambaram. Mr. Chidambaram said this. आगे आगे। Language war. The language war. Who was in power? Against Hindi imposition. Who was in power? Right. Who was in power? Who was in power when this movie is based? Congress. And who are you in alliance with? अब सुनिए। Congress. What is this? What is, no, what is this? Are you the anchor or someone from the BJP? Sir. You would have to be. I don't know whether I should laugh or. तो ये वाला इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं, क्योंकि नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। तमिलनाडु में ये बहुत रेज हो गया था, फिर पूरे इंडिया में हो गया था। ये डीएमके का स्पोक्स पर्सन है। डीएमके इज द रूलिंग पार्टी इन तमिलनाडु, स्टालिन जी की पार्टी। डीएमके का हमेशा से एंटी हिंदी, हिंदुस्तान वाला मूवमेंट रहा है। कांग्रेस को उन्होंने 60s में डिस्प्लेस कर दिया था। कांग्रेस उसके बाद सत्ता में नहीं है, हालांकि अब कांग्रेस के साथ ही अलायंस में है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पराशक्ति, जो तमिलनाडु की फिल्म है, डीएमके बैक्ड फिल्म है।
उसमें कांग्रेस को ही उन्होंने गालियां दी है क्योंकि हिंदी इम्पोजिशन के नाम पे, जो अभी बीजेपी को बोलते हैं वो पहले कांग्रेस को बोलते थे। तो द मूवी इज मेड ऑन दिस स्टोरी। और पराशक्ति के बारे में मैंने उनको, क्योंकि ये उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी थी, तो मैंने बोला भाई पराशक्ति में क्या स्टोरी है, तो बोला हिंदी इम्पोजिशन पे है। मैंने बोला कौन थी सत्ता में, कांग्रेस। तो बोला अगर वो कांग्रेस हिंदी इम्पोजिशन कर रही थी तो आज क्यों है साथ में। तो जब ये हुआ तो उनका जो लाफ्टर है, एक्चुअली दैट हैज ट्रिगर्ड मीम फेस्ट, और ये पूरा मीम वायरल हो गया और मीम यूनिवर्स में इसने अपनी स्थान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसमें ये है कि ये जो इनके बारे में फिर तमिलनाडु में इनको बोला जाने लगा मेल्टिंग पॉइंट टू मेल्ट डाउन। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बोलने लगे इनको क्योंकि एक बार क्या हुआ, डीएमके ने एक त्योहार के समय जैगरी बांटा था लोगों को, जैगरी। पर वो जैगरी इतने लो क्वालिटी का था कि वो जैगरी मेल्ट हो गया, मतलब हाथ में लेते ही मेल्ट। तो डिबेट हुई तमिलनाडु के चैनल में कि क्या दिया आपने जैगरी। तो उसने बोला कि जैगरी का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो है, तो धूप थी तो मेल्ट हो गया, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट सर्वनंद बोलते हैं। ठीक है। पर इस पे उनका मेल्ट डाउन हो गया। अच्छा, तो सब लोग शुरू हो गए मेल्टिंग पॉइंट टू मेल्ट डाउन, मेल्टिंग पॉइंट टू मेल्ट डाउन। ओ गॉड, और ये वायरल हो गया और पूरे तमिलनाडु में बहुत खिंचाई हुई। अभी भी जब स्टालिन जी कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे बीजेपी तमिलनाडु वाले इसका ये बना दिया है, क्या बोलते हैं अपना वो जिफ या मीम, तो वो उस पर डाल देते हैं ऐसे करके, वो हाइना वाला लाफ्टर। पर ठीक है, अब ये होते रहता है डिबेट्स में। उसके बाद वो थोड़ा सा सेंट्रल वाली, नेशनल वाली डिबेट्स में कम हुए। मीम से थोड़ा सा हम सीरियस हाँ। टॉपिक्स पे आते हैं। आप मुसलमान हैं या पसमंदा मुसलमान हैं? मैं भारतीय हूँ। हम्म। हाँ, पर मैं अगर मेरा रिलीजन मुझे पूछोगे तो मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम। हम्म। पर ये रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम समाज में भी, हम्म। हालांकि डॉक्ट्रिनली, हम्म। थ्योरेटिकली, थियोलॉजिकली इस्लाम में कास्ट नहीं है। हम्म। और हिंदुइज्म में भी डॉक्ट्रिनली अगर आप देखो हम्म। तो जो प्रकार की कास्ट सिस्टम आज बताई जाती है वैसी नहीं है। हम्म। पर इस्लाम में, भारतीय इस्लाम में, इंडियन इस्लाम में कास्ट लाइक डिस्क्रिमिनेशन जरूर है। हम्म। और एक तरफ है 85% पसमानदा, हम्म। जो है गरीब बैकवर्ड क्लासेस से, और एक है अमीर अशराफ सैयद समाज, जो अपने आप को सीधा डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मानता है, और वो पसमानदा के साथ वैसा ही व्यवहार करता है या उससे खराब व्यवहार करता है जो एक समय पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ करने के आरोप लगते थे। तो जैसे आज की तारीख में पसमानदा समाज जो होते हैं, जैसे अंसारी, घोसी, हलाल खोर और जुलाहा, जमादार, इन लोगों को अशराफ जैसे पठान, सैयद, ये मस्जिद में ना जाने दे, खाना साथ में ना खाए, साथ में बैठने ना दे, बेटियों से शादी ना करने दे, ऐसा अभी भी है। तो पसमानदा भी तो आप हिंदू समाज में जाति खोजने लग जाते हैं कि आप फलाना हो या ढिमकाना हो, और सारी चीज़ें बोली जाती है। ठीक है, आप बोलो, पर यहाँ की भी रियलिटी देखनी है ना। एज अ पसमंदा मुसलमान आपके साथ कभी हाँ, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ? बिल्कुल। आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? कांग्रेस के ज़माने में बहुत हुआ। कांग्रेस तो मेरा डिबेट में जाना आना बंद करवा दिया था, आपको पता है ये बात? Because you were or you are a Pasmanda Muslim. Not because I was a Muslim, but the way they used to talk about me to the channels, they used to abuse me for being Muslim. जैसे मैं जब 2011 से 2017 तक 16 तक मैं टीवी डिबेट्स में एज ए एनालिस्ट वगैरह जाता था, जो भी जाता था, तो कांग्रेस का ही पक्ष रखता था। तो आप बोलेंगे कांग्रेस क्यों हटाती थी? कांग्रेस में इनसिक्योरिटी थी, तो कांग्रेस वाले कुछ चैनल्स को फोन करके बोलते थे कि इस मुल्ले को मत बुलाना, इस कटवे को मत बुलाना। क्या समझ रहे हो आप? बीजेपी वालों ने नहीं, पब्लिकली मतलब ऐसे पीछे से, हाँ, जिसको बोल रहे थे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, जो बुलाते हैं चैनल पे, उनको वो धमकी देते थे कि इसको बुलाया तो तुम्हारा चैनल जो है उसको हम कांग्रेस का ऑफिशियल गेस्ट नहीं देंगे, ऐसी धमकी देते थे। बीजेपी ने आज तक मेरे खिलाफ नहीं बोला मुझे। अब सोचो, मैं बीजेपी को जाके गाली देता था चैनल पे, ठीक है?
तो अगर करना भी था तो बीजेपी कॉल करती ना मेरे खिलाफ कि देखो ये किसको बुला लेते हो डिबेट में, ये क्यों आता है, ये तो पार्टी से आता है, ऑफिशियल पार्टी का स्पोक्स पर्सन ही नहीं है, इसको बंद करो इसका आना। बीजेपी ने कभी नहीं किया। बीजेपी बोलती है अच्छा ये हमारे खिलाफ बोलता है, अच्छा बोलता है, ठीक है बुलाओ बुलाओ बुलाओ, हम भेजेंगे प्रवक्ता इसके खिलाफ। पर कांग्रेस वाले फोन करके बोलते थे इस कटवे को मत भेजना, इसको चांस दिया तो हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस जैसी डिसेप्टिव एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं है। कांग्रेस मोस्ट एंटी मुस्लिम, घटिया लोग है वो, और परिवार भी, सॉरी टू से। तो जितना मैंने उनके यहाँ पे फेस किया है, बाकी भाजपा में नहीं है। सब भाजपा में अलग तरीके से ये होता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है भाजपा में, क्योंकि वो सब काम करते हैं, कोई बैठा नहीं घर पे, या कोई फॉरेन वेकेशन पे नहीं जाता, जैसे इनके यहाँ तो फॉरेन वेकेशन में ही रहते राहुल जी। तो यहाँ पे तो सब कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है पर काम की, कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, नहीं तुम ज्यादा कर रहे हो, हम आपसे ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ये है, तू क्यों काम कर रहा है भाई, तू बैठ इधर घर पे बैठ, ऐसा रहता है वहां पे। भारत में क्या मुसलमान एक विक्टिमहुड का शिकार हुआ है? भारत में मुसलमान मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली, दुकानदारी चलाने वाली एक इकोसिस्टम का शिकार हुआ है। भारत में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, भारत में मुसलमान सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। पर मेजॉरिटी होने के बाद माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, और एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ तो कुछ लोगों को बताया जाता है कि मुगलों के आप वंशज है, ठीक है, तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमने 800 साल राज किया, और सिमिलरली उनको उसी समय पे बोला जाता है पर आप सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कंकॉक्शन पिलाया जाता है, और उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का झोंका डाला जाता है। और कभी भी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते मुसलमानों से। मुसलमानों के लिए अगर आप कांग्रेस का कोई नेता पकड़ लोगे, उसको बोले भाई बता मुसलमानों के लिए क्या बोलेगा, तो पहला पॉइंट उसका होगा आरएसएस से बचाऊंगा, दूसरा पॉइंट होगा हिंदू काफिर से बचाऊंगा, तीसरा पॉइंट होगा यूसीसी से बचाऊंगा, चौथा पॉइंट होगा 3 तलाक से बचाऊंगा, 5वां पॉइंट होगा वक्फ रिफॉर्म से बचाऊंगा, 6ठा पॉइंट होगा 4 शादी बचाऊंगा। विकास की बात नहीं करेगा वो। ये है तो बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स को इन्होंने संविधान के ऊपर भी रख दिया, प्रीमियम है उन पे। मुसलमानों को बोला जाएगा वंदे मातरम नहीं बोलना, आपके मजहब के खिलाफ है, आप मजहब मत बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्र का गीत, राष्ट्र का गान, उसके खिलाफ। तो ये भड़काने की राजनीति करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इमोशनल इश्यूज पे, और ये दिखाते प्रस्तुत करते कि बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, आरएसएस इज एंटी मुस्लिम, बट एक्चुअली वो डॉग विसल है। दे वांट टू से हिंदू इज एंटी मुस्लिम, हिंदू से हम बचाएंगे आपको। ये राजनीति चलती है। तो मुस्लिम इज नो विक्टिम। जो मैं समझ पा रहा हूं कि एक डर पैदा करके फिर वो डर बेचा जा रहा है। एग्जैक्टली, डर की ही राजनीति है, डराने के अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़े दंगे पता है कब हुए मुसलमानों के खिलाफ? 11 साल में तो एक दंगा याद नहीं आएगा आपको? हाशिमपुरा, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, नैली, अहमदाबाद, जलगांव, मुंबई, सब कांग्रेस के ज़माने में। कांग्रेस इतनी कह सकता हूँ हिपोक्रिटिकल पार्टी है या दोगली पार्टी है। मुंबई का जो दंगा हुआ उसमें ये लोग बोलते थे उद्धव ठाकरे जी के स्वर्गीय पिताजी ने और उद्धव ठाकरे जी ने कराया। करेक्ट, कृष्णा रिपोर्ट आई थी। उसी उद्धव ठाकरे जी के साथ आज कौन बैठा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों? अच्छा, इनको बोलो औरंगजेब, तो औरंगजेब की कब्र पर जाकर ये सजदा करेंगे, औरंगजेब का नाम रस्ते से मत हटाओ। पर एपीजे अब्दुल कलाम को कभी याद नहीं करेंगे। दूसरा टेन्योर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब एनडीए बोल रहा था देना चाहिए, क्यों नहीं उन्होंने रजामंदी दी? टीपू सुल्तान की लड़ाई लड़ेंगे, औरंगजेब की लड़ाई लड़ेंगे, बाबर याकूब की लड़ाई लड़ेंगे, अफजल गुरु की लड़ाई लड़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कभी कांग्रेस की नाम सुना है? आज तक राहुल गांधी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हामिद, इनके बारे में कभी बात की है? कभी एक बार भी गलती से आपने सुना है? नहीं बोलते हो। अब्दुल कलाम साहब को प्रेसिडेंट एनडीए ने बनाया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न एनडीए ने दिया,
वीर अब्दुल हामिद के नाम पर जो अपना आइलैंड का नाम मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी जब सरकार बनाए पहली बार 2014 में, आप तो जानते होंगे आईबी डायरेक्टर कौन था? आसिफ इब्राहिम, वो भी यूपीए का अपॉइंटी, मुस्लिम। मोदी मुसलमान को विक्टिमाइज कर रहे होते तो उनको क्यों बना के रखते? आपके सैयद अकबरुद्दीन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद आप देखिए कि 28 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले मोदी जी को। सबसे ज्यादा किसने दिए? मुस्लिम देशों ने। गल्फ कंट्रीज सऊदी ने दिया, इजिप्ट ने दिया, बहरीन ने दिया, दुबई यूएई ने दिया, फिर आपका बांग्ला मालदीव्स ने दिया, और पैलेस्टाइन ने भी दिया। ओनली लीडर इन द वर्ल्ड। इजराइल से भी मिला सर्वोच्च पुरस्कार, नेसेट में जाके उन्होंने भाषण दिया, और पैलेस्टाइन ने भी दिया। ये एंटी मुस्लिम कैसे? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया हमने। अब्दुल को भी मिला, अमर को भी मिला। 12 करोड़ टॉयलेट बनाया, शिल्पा को भी मिला, सुल्ताना को भी मिला। 12 करोड़ नल के लगवाए। क्या मुसलमान के हाउस होल्ड में नहीं लगा नल का? 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड, करोड़ों बैंक अकाउंट। एक जगह पे बता दो कि मोहम्मद नाम था, अकाउंट नहीं खुला। मोहम्मद नाम था, इलाज नहीं हुआ आयुष्मान में। एक इंस्टेंस पूरे देश में, एक इंस्टेंस अगर मुझे दिखा दे, नहीं दिखा पाएंगे। पर बात किसकी करते हैं? बात करते हैं यूसीसी की, जो संविधान में है। शाहबानो का वर्डिक्ट आता है तो ओवरटर्न कर देते हैं कट्टरपंथियों के लिए। क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं है मुस्लिम? शायरा बानो का फैसला 3 तलाक पे आता है, बोलते हैं कि ये मोदी कानून ला रहा है महिलाओं के लिए खिलाफ, मर्दों के खिलाफ। क्यों भाई? शाहबानो का और शायरा बानो का क्या गलती है? वो नहीं है मुस्लिम। तो कांग्रेस पार्टी एक्चुअली मुस्लिम्स को हेट करती है। वो चाहती है मुसलमान गरीबी में पड़ा रहे, कभी तरक्की ना करे, एक घेटों में रहे, एक झोपड़पट्टी में रहे, गरीबी में मरे, दंगों में कटे, और वोट वो केवल ठोक विक्रेता उसका बनेंगे कांग्रेस। गुजरात और बंगाल का कंपैरिजन करो, मैं हर एक को यही कंपैरिजन देता हूं। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार, बंगाल में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, बंगाल में बनने वाली है, अभी तक नहीं बनी है। गुजरात का मुसलमान ज्यादा संपन्न है या बंगाल का? गुजरात का। गुजरात का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से हेल्थ में बेटर है? बिल्कुल। गुजरात के मुसलमान का ज्यादा बैंक अकाउंट में पैसा है कि बंगाल का? गुजरात का। पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है? गुजरात के मुसलमान की। पब्लिक सेक्टर्स में भी जॉब जो देखेंगे वहां बोलेंगे ये तो चलो, ये तो बिकॉज ज्योग्राफिकली बेटर होगा। हालांकि बंगाल वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया वंस अपॉन अ टाइम, बट गुजरात में 9% मुस्लिम्स, 9% पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर जॉब्स अंडरटेकिंग्स। गुजरात में बंगाल में 25% मुस्लिम्स, ओनली 2% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। वो तो प्योरली ममता बनर्जी और उनके हाथ में है ना। वो क्यों नहीं करते? मुसलमान को गरीब रखना इनका धर्म है। आपने बोला कि हम मुगलों के वंशज हैं, नहीं, एक सुपीरियोरिटी हाँ। कॉम्प्लेक्स है, फिर एक वो विक्टिमहुड वाला है, और दोनों का बड़ा गंदा कॉकटेल बन जाता है। एज एन इंडियन मुस्लिम, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल्स? पागल हो गया? वो तो मुसलमान का इतिहास मुगलों से जोड़ना। मुगल आक्रांता थे, मुगल हिंदू विरोधी थे, मुगल लुटेरे थे। उन्होंने हिंदू मंदिर को तोड़ा, तलवार की नोक पर उन्होंने धर्मांतरण करवाए, महिलाओं की आबरू लूटी। मुसलमान का कनेक्शन मुगलों से करते हैं, और अगर करते भी है कुछ लोग, तो अगर आप 800 साल हुकूमत की तो आज क्यों रिजर्वेशन मांगते हैं? 800 साल आपने हुकूमत की, जो हुकूमत कर रहा है बादशाह था, आज वो रिजर्वेशन मांग रहा है, क्यों? दोनों कैसे हो सकते हैं? या तो आप बादशाह बनो, या आप आज बोलो कि हम गरीब हैं। दूसरी बात, मुगल को मुसलमान से कंपेयर करने की जो नीति है, देखो अंग्रेज भी यहाँ पे 200 साल रह कर गए, कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए। कोई क्रिश्चियन ये नहीं बोलता मेरे बाप ने बनाया। क्यों नहीं बोलते? मुगल हमारे बाप कहाँ से हुए?
मुगल ने तो आपको जबरन मुसलमान बना दिया। हम्म आपकी जो ओरिजिनल, अभी कई सारे हमारे डिबेट में आते हैं, तो एक का नाम है कमरू चौधरी। अब बताओ चौधरी कहाँ से इस्लाम में आ गया? तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, तो ये इस पे कमरू का अफेक्ट ज़्यादा है, चौधरी का कम हो गया है। एक दूसरा है शादाब चौहान, वो अभी एमआईएम का प्रवक्ता बना है। शादाब चौहान गर्व से बोलते भी है कि मैं तो राम जी का वंशज हूँ। तो मैंने बोला यही चीज़ जो है पार्टी में भी समझा आपने। अब राम जी के वंशज हो ना, चौहान है, वो अपने आप को राम जी से ही जोड़ देता है। तो ये तो भुक्तभोगी बेचारे विक्टिम्स है, मुगलों के विक्टिम्स है। इनको तो रेजिस्ट करना चाहिए कि हमारा एसोसिएशन मुगलों से मत करो, हम तो भारतीय हैं, हमको क्यों इस लुटेरों के साथ आप जोड़ते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो वही मानसिकता, वो एमआईएम के एक लोग बोलते हैं कि चार मीनार हमारे बाप दादा ने बनाई। बताइए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? जिस पार्टी का ही आप नाम ले रहे हैं, मीम पार्टी। जो आपको लगता है कि it's the new version of Muslim League that was there before 1947, and is the person who is heading that party Jinnah 2.0? एक्चुअली जिन्ना के खिताब के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन चालू है, तो इसलिए मैं थोड़ा रेजिस्ट किया। मैं एमआईएम पार्टी को ये खिताब इमीडिएटली नहीं दे सकता। जिस तीव्रता से कांग्रेस लगी हुई है, दरअसल वो जिन्ना वाली पार्टी बन रही है। कांग्रेस इस रेस में मुस्लिमीन पार्टी एआईएमआईएम को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। कांग्रेस का वैसे ही अलायंस मुस्लिम लीग के साथ है ही, केरला में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ है, ठीक है। दोनों के साथ अलायंस करने के बाद कांग्रेस को लगा कि देखो ऐसा है कि लोग हमेशा ओरिजिनल प्रेफर करते हैं, जेरोक्स पे कोई नहीं जाना चाहता। तो कांग्रेस को लगा भाई हम लोग कब तक इस जेरोक्स पार्टीज के चलते चलेंगे, हम खुद ही ओरिजिनल बन जाते हैं, ओरिजिनल भाईजान। तो कौन बनेगा भाईजान, एक कंपटीशन चल रहा है। तो कौन बनेगा सबसे बड़ा भाईजान में? कांग्रेस ने बोला कि चलो छोड़ो ये सब, मुस्लिम लीग एंड फुरफुरा इज नॉट इन माय वाइब। अभी तो इन्होंने सीधा जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया हुआ है केरला में, और जमात इस्लामी बोल रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है, और कांग्रेस बोल रही है हाँ हम उनका सपोर्ट लेते हैं। सीधा शरिया बाब संविधान। वो तो वैसे भी करते थे जब वो वक्फ का अपोज करते हैं, सीए का अपोज करते हैं, यूसीसी का अपोज करते हैं, पर अब तो एकदम खुल के कांग्रेस सामने आ गया। अभी रेवंत रेड्डी का बयान आया, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स। और फिर एक बार राहुल गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया था कि कांग्रेस इज अ मुस्लिम ओनली पार्टी। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। कर्नाटका में उन्होंने एक प्रोविजन निकाला, मुस्लिम आरक्षण तो दिया ही है जो अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हो सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन, मेरिटोरियस के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए। मतलब सड़क कौन बनाया, अगली बार आप देखोगे तो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर, इसके आधार पे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कांग्रेस तो अलग ही लेवल पे चली गई, वो तो हलाल बजट दे रही है। तो कांग्रेस इज ट्राइंग वेरी हार्ड। तो ये मैं इसको बोलता हूँ कैप, कौन बनेगा बड़ी, पहनेगा बड़ी कैप। ओके, कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो ओवैसी एक कैप पहनते हैं कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में। वो बोलते हैं कि मैं अफजल गुरु के साथ हूँ, याकूब के साथ हूँ। तो कांग्रेस बोलती है कि होल्ड माय मोहब्बत की वो शरबत, मैं बनूंगी और भी आपसे प्रो मुस्लिम, प्रो मैक्स। तो वैसे उनका कंपटीशन चल रहा है। शहजाद पूनावाला एज एन इंडियन मुस्लिम टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं? टू नेशन थ्योरी में जी, नहीं, मैं जो एक थ्योरी है कि हिंदूज और मुस्लिम्स साथ नहीं रह सकते, इनके इंटरेस्ट अलग हैं और इसलिए दोनों का अलग देश होना चाहिए, जिसके बेसिस पे जिन्ना ने देश का बंटवारा करवाया। नहीं, माय फैमिली इज लिविंग टेस्टामेंट दैट वी नेवर बिलीव्ड इन दैट। वरना मेरे फैमिली वो पाकिस्तान चले जाते इस्लाम के नाम पे। वी प्रेफर टू स्टे इन इंडिया विथ हिंदूज विद द फिलॉसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम एंड सेकुलर, एक्चुअल सेकुलरिज्म विच इज पंथ निरपेक्षता practiced by all the majority of the Hindus, and that is why we chose to remain here. भाई एक तो एक चीज समझ लीजिए कि ये टू नेशन जो बोलते हैं, अगर ये टू नेशन थियरी सही थी तो फिर बांग्लादेश क्यों बना भाई? लैंग्वेज के आधार पे। और ये उम्मा करते हैं, ठीक है, इनके पैलेस्टाइन के लिए रोते हैं, ठीक है,
हम भी टू स्टेट सोल्यूशन में मानते हैं, पर पैलेस्टाइन के मुस्लिमों के लिए रोने वाली जमात, अफगानिस्तान में मुसलमान मारे गए पाकिस्तान के द्वारा तब नहीं रोते, जिंजियाक प्रोविंस में मारे जाते हैं मुसलमान, वहाँ पे नहीं रोते, यमन में बम गिरते बच्चों पे, वहाँ पे नहीं रोते। ये कैसा सिलेक्टिविज्म है भाई? तो पहले तो मुस्लिम इज वन उम्मा, ये सवाल है क्या? आपको लग रहा है सबसे ज्यादा तो शिया सुन्नी लड़ रहे हैं जी। वो ईरान किसी पे बॉम्ब गिरा रहा है तो कोई सऊदी उस पे बॉम्ब गिरा रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी साथ में नहीं रह पाते थे बड़े समय तक। तो पहले तो इज मुस्लिम इवन वन नेशन पहला सवाल है, दे आर नॉट, दे आर ऑल डिवाइडेड। सेकेंडली, ये टू नेशन थियरी जो है ये दरअसल जिन्ना और नेहरू इनकी सत्ता की हवस ने ये किया। ये सत्ता के लिए हवसी लोग, लालची लोगों ने देश का बंटवारा किया। और हिंदू और मुस्लिम, पहले तो आप समझ लो हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, मैं मुस्लिम बाय फेथ हूं, मतलब मेरी पूजा पद्धति नमाज की है, पर मैं हिंदू ही हूं, सनातन ही मेरा धर्म है। एक तो धर्म एक ही है सनातन जी, रेस्ट ऑल आर रिलीजन्स। हाँ, बाकी रिलीजन है। मतलब कि इधर से मुझे नोएडा जाना है, दिल्ली टू नोएडा जाना है, तो मेरे पास एक्सप्रेस वे है, मेरे पास ओल्ड वाला वो जो आश्रम वाला रोड है वो है, 2 रोड है, दोनों रोड धरती पे है, वो धरती सनातन है। पाथ अलग अलग हो सकता है, एक एक्सप्रेस वे है, एक ओल्ड हाईवे है, वो रिलीजन है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। हिंदू एक व्यापक शब्दावली है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जजमेंट उसको हिंदू बोलना हिंदू बोलो, हिंदू भी बोलना हिंदू भी बोलो, भारतीय बोलना भारतीय बोलो, आपको जो सूट करता है बोलो, पर वो एक है और वही एक नेशन है। बाकी मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू ये सब तो उसमें सबसेट है, वो पंथ है, वो नेशन थोड़ी है। तो टू नेशन थियरी हो ही नहीं सकती। ये तो जिन्ना का पागलपन और नेहरू जी की सत्ता की हवस, इन दोनों की वजह से बंटवारा हुआ देश का। और वंदे मातरम का बंटवारा किया, फिर उन्होंने देश का बंटवारा किया, फिर अभी ये लैंग्वेज के नाम पे बंटवारा करते हैं, जाति के नाम पे बंटवारा करते हैं। इनके राजनैतिक डीएनए में बंटवारा ही लिखा है। इसलिए राहुल गांधी देखिए कभी वो यूनिटी की बात नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी इतनी जाति, तुम्हारी इतनी संख्या, तुम्हारी इतनी जाति, तुम्हारी इतनी संख्या, ये वो बोल रहे हैं। तो बांटना ही इनका काम है। एक वर्ड होता है कोट एंड कोट लिबरल, सबसे अब्यूज्ड वर्ड, मोस्ट यूज्ड, अब्यूज्ड एंड व्हाट नॉट। आई वाज रीडिंग समथिंग बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक लिबरल सबसे ज्यादा तब एक्सपोज होता है जब वो हमास की एट्रॉसिटी कंडेम नहीं कर पाता, नहीं कंडेम, वाइट वर्ड, यस, रैशनलाइज करता है उसको। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमारे देश में लिबरल नहीं है, हमारे देश में उनको मैं बोलता हूँ फिबरल, फेक लिबरल। ये सब लिबरल के नाम पे इस्लामिस्ट है, एक्चुअली कम्युनो इस्लामिस्ट है। इंडिया एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट आर एट ईच अदर्स थ्रोट। ठीक है, जहाँ कम्युनिज्म है वहाँ इस्लाम नहीं है, यहाँ पे लेकिन हाथ मिलाते हैं। जहाँ पे इस्लाम है वहाँ पे कम्युनिज्म नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। जैसे कि कांग्रेस और टीएमसी है, जैसे कि कांग्रेस और लेफ्ट, पर वो हाथ इंडिया अलायंस में मिलाते हैं। यहाँ इंडिया में कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट दोनों बुर्का पहनते हैं लिबरलिज्म का। अच्छा, इनका लिबरलिज्म भी गजब है, हिजाब पहनना इनका लिबरलिज्म है। मुस्लिम बच्चियाँ स्कूल में ना जाए अपने मर्जी के हिसाब से, इनका लिबरलिज्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें महिलाओं के अधिकार इक्वल हो सबके, इसका विरोध करना इनका लिबरलिज्म है। 370 हटकर वहाँ पर दलित आदिवासी समाज को आरक्षण मिले, इसके खिलाफ बोलना इनका लिबरलिज्म है। इनका गजब का प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म है। 1000 साल पहले की व्यवस्था की वकालत करने वाले अपने आप को लिबरल बोलते हैं। दुनिया भर के लिबरल कॉलोनियल्स की मूर्तियों को उखाड़ कर जश्न मनाते हैं। वो जॉर्ज वॉशिंगटन की उखाड़ दी इधर, यहाँ पे लुटियंस की निकाली और राजा जी की डाली, तो यहाँ के लिबरल मातम मनाने लगे कि नहीं हमारा लुटियन लुट गया, लुटियन लुट गया। औरंगजेब का नाम हटाओ जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदू को मारा, और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डालो जिसने मिसाइल बनाया, तो यहाँ का लिबरल औरंगजेब के लिए रोता है जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव और मतलब कितने हिंदुओं को मार दिया काफिर बोलकर। यहाँ के लिबरल नहीं है।
यहाँ के फेक है। ये सब कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट है, सत्ता के भूखे हैं, और ये लोग जो है ये 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल पहले जीते हैं। ये वैसी व्यवस्था चाहते हैं। एक किताब पढ़ रहा था मैं, डोमिनिक लेपेयर और लैरी कॉलिंस की। इस सेट की कम्युनिस्टों ने साथ दिया था इस्लामिस्ट्स का पाकिस्तान बनने में, एंड दे वर द फर्स्ट पीपल हु वर स्लॉटर्ड आफ्टर दैट। वो पोएट भी तो थे, फैज नाम? अहमद फैज। शायद वही थे। एनीवे, ऐसा है कि इस्लामिस्ट और लिबरल को, कम्युनिस्ट को पूछिए ना कि कम्युनिज्म बोलती है कि रिलीजन हफीम है, इस्लाम बोलता है जो रिलीजन नहीं मानता वो काफिर है। इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? एक ही है, हिंदू की हेट्रेड। उस पॉइंट पे जाके वो हिंदू, अब हिंदू को हेट कर रहे तो नहीं बता सकते, तो वो मोदी को डाल देते हैं, मोदी को हेट कर रहे हैं मिलके। तो इनका मीटिंग पॉइंट केवल एक हिंदू हेट्रेड पे टिका हुआ है। देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन मोदी हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, इंडिया हेट्रेड। तो इसमें देखना उनका जो कंजंक्शन होता है वो सब इसी पॉइंट पे होता है, इंडिया विरोधी पॉइंट पे। दोनों मिलके वंदे मातरम का विरोध करेंगे, दोनों मिलके भारत की सेना की बुराई करेंगे, भारत की बुराई करेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे। ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं इनके, और करप्शन मिलके करेंगे। वंदे मातरम से अ लार्ज सेगमेंट ऑफ मुस्लिम्स को आपको लगता है प्रॉब्लम है? नहीं, बताया जाता है कि है नहीं। अच्छा। वंदे मातरम का जो सबसे आइकॉनिक पॉपुलर वर्जन है वो ए आर रहमान ने बनाया। सब गाते हैं, नहीं गाते क्या? मुसलमान भी गाते हैं। तो वो तो वंदे मातरम से कोई शिकवा ही नहीं हो सकती। और खास करके जब अब पहले आपने वो चार स्टैंजा हटा दिए क्योंकि आपको लगा कि भाई माँ दुर्गा की स्तुति है, वो जिन्ना के दबाव में आके नेहरू जी ने कटवा दिया, तो तब से कटिंग की आदत हो चुकी है, देश की कटिंग भी कर दी उसके बाद। तो वहाँ पे आपने जब कर दिया तो 2 स्टैंजा तो सो कॉल्ड इन देयर वर्ड्स कंट्रोवर्सी फ्री थे, पर उसका विरोध कांग्रेस के नेता करते, मुस्लिम नहीं करते। कांग्रेस के नेता मुसलमानों का बहाना बना के करते। और सबसे पहले जो फुल वंदे मातरम था, जो आनंद मठ में एज इट इज बंकिम चंद्र जी का, उसको पूरा एज इट इज गाने का काम टैगोर जी के इंसिस्टेंस पे 1896 सेशन ऑफ कांग्रेस में हुआ, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय रहमतुल्लाह सायानी। आयरनी है। और नेहरू जी उनसे ज्यादा बड़े मुस्लिम थे, है ना। तो नेहरू जी ने बोला कि नहीं, मुसलमानों को तो बड़ा लोड आ रहा है इसको बोलने में, तो मैं 2 स्टैंजा ही रखूंगा, 4 काट दिए। अब उनसे भी ज्यादा मुस्लिम राहुल गांधी है, नेहरू जी भी से बड़े, तो वो बोलते कि भाई वंदे मातरम ही नहीं बोलेंगे, दिस इज इम्पोजिशन। ये मुसलमान, अभी तो हुसैन दलवाई का एक स्टेटमेंट है, वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वंदे मातरम बोलना टारगेट है। वो बाबरी जिंदाबाद चिल्ला रहा है हुमायूं बंगाल में, वो कम्युनल नहीं है इनके लिए। ये वंदे मातरम बोलना टारगेटिंग है। बोलते मेरी पूजा पद्धति के खिलाफ है, मेरे इस्लाम के खिलाफ है, ये अबू आजमी बोलते हैं। तो वंदे मातरम में क्या कोई हिंदू प्रार्थना कर रहा है क्या? जब हम वंदे मातरम सिंग करते हैं या वंदे मातरम बोलते हैं, तो इज इट अ प्रेयर? देन हाउ कैन इट इंटरफेयर इन माई रिलीजियस राइट? इट इज माई ओड टू द नेशन। फिर कल तो ये लॉजिक आप जन गण मन में भी लगा देंगे, फिर बोलेंगे भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ग्रेटिट्यूड टू योर एग्जैक्टली। हाँ, तो वंदे मातरम में अब जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि हम माँ के पैरों तले जन्नत मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई ये एंटी अल्लाह हो गया। ठीक उसी तरीके से आप वंदे मातरम जब बोलते हैं तो आप माँ का दर्जा दे रहे देश को, और जैसे माँ के पैरों तले आप स्वर्ग देखते हैं, तो देश की इस माँ रूपी स्वरूप में उसके चरणों में आप अपने आप को पाते हैं। हाउ इज दिस एनी वे टू कॉन्फ्लिक्ट विद नमाज और द प्रेयर सिस्टम इन इस्लाम? मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता इसका विरोध का। तो खामखा का लॉजिक ढूंढते हैं ये लोग कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, वी कैन नॉट बाउ। पर कौन बोल रहा है आपको बाउ डाउन करना? वंदे मातरम एक देश को आप माँ समझ रहे हैं। देश को माँ समझना मतलब माँ को ही सबसे ज्यादा कोई इंसान नॉर्मली माँ को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना, अगर आप पूछेंगे 99.99%। तो माँ का स्वरूप या दर्जा देने का मतलब आप उसको उस स्थान पे रख रहे हैं, अपनी माँ के स्थान पे। और मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो सब बोलेगा कि मेरी माँ के चरणों में सुख है, तो देश के चरणों में सुख है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, जिसमें हाँ वो बात ठीक है, वो अल्लाह को मानते हैं मुस्लिम,
अल्लाह के अलावा और किसी के सामने झुकते नहीं है, ठीक है, पर आप जो है सजदा तो इसी धरती पे कर रहे हो। तो ये धरती की जो माँ के दर्जे की बात है उसको देने में क्या दिक्कत है? तो मुस्लिम का मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम्स आर अपोजिट, ये कुछ लोगों को प्रॉप अप करते हैं, पर मोस्टली द विरोध कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल मुस्लिम्स। पॉलिटिकल मुस्लिम विरोध करता है इसका। Right, right. It's a very good word that you used, political Muslims. कांग्रेस के आपने एक सिंगर का नाम लिया, मेरे भी A.R. बड़े रहमान। फेवरेट थे। उनका सबसे बड़ा फैन बेस हिंदूज ही थे। गाना गाया उन्होंने, आइकॉनिक गाना गाया, माँ तुझे सलाम। भारत में उनको शोहरत मिली, दौलत मिली, सब मिला। अब स्टेटमेंट आता है कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे को काम नहीं मिला। यही दिक्कत है ये जब आपकी रेलेवेंस या आपका जो नेचर रहा होगा उसकी वजह से आपको वो जो आपने किया है दूसरों के साथ, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, फिर वो आपको लौट के लाइफ में आता है तो आप एक डिफीटिस्ट माइंडसेट में आप किसी और चीज़ को ब्लेम करना चाहते हैं, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं ऐसा था पीक पे, तब मैंने क्या व्यवहार किया लोगों से और उसकी वजह से आज मेरी ये दुर्गति गति हुई है। तो अपनी खामी को पहचानने के बदले उस देश में उस थाली में थूकना जिसने आपको इतना परोसा। जो हिंदू आपका गाना नहीं सुनता तो आप कहाँ के म्यूजिक माएस्ट्रो बनते? और जिसने आपको इतना कुछ दिया उस देश में ही मतलब थाली में छेद करना है, तो मैं कह सकता हूँ गद्दार तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि ये कम से कम ये वो क्या बोलते हैं, क्या वो शब्द होता है जिसकी वजह से ये जो बोलते हैं ना, नो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब एहसान फरामोश, ये एहसान फरामोशी है अगर ऐसी बात आप करते हो। क्या उन्होंने फिर इन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया कहीं statement। ना कहीं जो अपकमिंग मुस्लिम आर्टिस्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको धक्का पहुंचाया है ये कह के? मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, ये तो अपनी खुद की नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कोई सोचता है, मुझे नहीं लगता। मुस्लिम पहले तो व्हाट इज़ मुस्लिम आर्टिस्ट एंड हिंदू आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, आपका टैलेंट होगा आपको काम मिलेगा, आपका टैलेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आज शाहरुख खान और इतने लोग अभी भी रूल कर ही रहे हैं ना इंडस्ट्री पे, तो ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। तो वाई मेक रिलीजन अननेसेसरी? और खास करके बॉलीवुड में जितना भी मैंने देखा है, एटलीस्ट इन दैट वन एरिया, तो वहाँ पे तो हमेशा से मुस्लिम्स का डोमिनेशन ही रहा है। तो हाउ कैन यू क्लेम कि भाई मुस्लिम को वहाँ पे चांस नहीं मिल रहा? They वहाँ say पे तो that we can't dominate. I don't know how true नहीं, that नहीं, is, it is- but they say. नो इट फॉर वॉट एवर इट इज, जवान पठान ये सब फिल्म हिट भी हुई, हम्म तो दे आर रूलिंग द रूस्ट। तो उसके बाद आइदर यू कैन रूल द रूस्ट और आइदर यू विल बी सब्जुगेटेड। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये सब बहाने हैं, बातें बोल के निकल जाएंगे, अपने बगल में जाके म्यूजिक बेचो अफगानिस्तान में, बनो वहाँ के म्यूजिकल माइस्ट्रो। वहां तो या फिर बोलेंगे पाकिस्तान कि में हराम है म्यूजिक। हाँ, और A.R. रहमान साहब तो उनको पाकिस्तान देख लेना चाहिए, या फिर हो सकता है कि बाकी 55 देश है और कहाँ पे म्यूजिक एंटरटेन होता है वो भी देख लेना चाहिए। तो ये देश डेमोक्रेटिक और सेकुलर इसलिए क्योंकि इस देश में हिंदू बाहुल है, और हिंदू को ही गाली देकर, हिंदू को ही अपमानित करके मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है, बुरा लगता है कि जिस देश ने आपको सब कुछ दिया, ठीक है, आपका प्रॉब्लम बीजेपी से हो सकता है, बीजेपी को गाली दो, बोलो बीजेपी इज कॉम्युनल, तो हमको रोज सुनाई देता है, हम सुनते ही है रोज। पर अब देश को क्यों कॉम्युनल बोलते हैं? देश कहाँ से कॉम्युनल? देश कॉम्युनल हो जाए, हिंदू कॉम्युनल सोचने लगे तो कोई टिक पाएगा क्या? जिस दिन हिंदू सोचने लगे कम्युनली, ये हिंदू सेकुलर सोचता है, और संविधान में लिखे जाने से पहले संविधान इज ओनली रिफ्लेक्टिंग कि जो हिंदू है, हिंदू सेकुलर है इसलिए हम सेकुलर देश है। नहीं होता तो ना पारसी यहाँ पे बसते, ना क्रिश्चियन यहाँ पे बसते, ना मुस्लिम यहाँ पे बसते, जब संविधान के पहले भी, तब भी, आज भी। अभी प्राइम मिनिस्टर इन इसराइल क्या बोले बेंजामिन नेतन्याहू कि पूरी दुनिया में जूस परसिक्यूट हुए, इंडिया वाज द ओनली लैंड परसिक्यूट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हिंदू में है ही नहीं, हिंदू इज नॉट एट ऑल इंटॉलरेंट। पर ये कांग्रेस की साजिश है और इस्लामो कम्युनिस्ट की साजिश है कि हिंदू को ये बताते हैं कि बड़ा इंटॉलरेंट है, दे आर रैबिड हिंदूज, हिंदुत्व इज लाइक आइसिस, ये सब इनका प्रोजेक्शन है। आपको लगता है कि हिंदू कुछ ज़्यादा ही टॉलरेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा? हिंदू देखो कम या ज़्यादा टॉलरेंट का नहीं है, हिंदू जो है उसकी मूल विचार जो है वो कभी भी
अपने जो सबसे सर्वोच्च वेद भी होते हैं ना, उस पे भी ही इज अकोमोडेटिंग फॉर डिस्कशन, फॉर डायलॉग। हिंदू का डिफॉल्ट सेटिंग इज डेमोक्रेटिक। यस। डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में कूट कूट के भरी हुई है, हमारे धर्म ग्रंथों में भरी हुई है, हमारे मंदिरों की शिलाओं में डेमोक्रेसी है। हम यहाँ पे समिति और सभा के कॉन्सेप्ट से चलाते थे। हिंदू में तो ये है कि आप ये रास्ता लो तो ये भी सही, वो रास्ता लो तो वो भी सही। शंकराचार्य जी के खिलाफ जब वो कहते हैं जो डायलॉग हुआ, तो जो सामने वाला था उनकी पत्नी ही उसको जज कर रही थी, मंडन मिश्रा की, और शंकराचार्य के सामने अब डिस्कशन कर रहे हो धर्म का। ये कहाँ, बाकी तो जगह ऐसा है कि भाई नहीं मानते, सर तन से जुदा। वो सर तन से जुदा वाली फिलॉसफी इज इंटॉलरेंट। यहाँ पे तो अच्छा आप नहीं मानते, चलो आप वो पाथ पे जाओ, हम ये पाथ पे, हम दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। हिंदू तो कैसे आप हिंदू को इंटॉलरेंट बोल, ज़्यादा टू मच टॉलरेंस है, ये क्वेश्चन मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि इसमें ये नहीं होता। हिंदू का स्वभाव ही हमेशा दयालु, कृपालु और सहिष्णु रहा है। इसमें टू मच टॉलरेंस का नहीं है। ये तो ठीक है, स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी जो भावनाएं हैं वो डेमोक्रेसी हमसे निकलती है। भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं जो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी राइट्स दिए गए हैं, प्रोबेबली दुनिया में किसी देश में उतने नहीं होंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, देन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और आप अपने रिलीजियस कंडक्ट को कैसे, अफेयर्स को कैसे कंडक्ट करना चाहते हो, बहुत सारे हैं। डू यू थिंक नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बट देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड द विक्टिमहुड दैट वाज क्रिएटेड हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी हिंदूज? इट हैज, बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स ऑफ सूडो सेकुलरिज्म जो थी नेहरू जी की, जो वहाँ से शुरू होती है, उन्होंने हमेशा हिंदुओं को गिल्ट कॉम्प्लेक्स में रखा। हिंदूज के तो लॉ रिफॉर्म हो गए, पर मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ रिफॉर्म नहीं किए। पर फिर भी गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्या था कि हिंदुओं की प्रथाएं रूढ़िवादी है, और वहाँ पे अभी भी ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हैं, उसको टच भी नहीं करते। नहीं, डोंट टच इट, इट्स द रिलीजियस राइट। तो ये करके इन्होंने, एक तो इट इज अनफेयर ऑल्सो, बट ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड गिल्ट कॉम्प्लेक्स अमंग्स हिंदूज। और नेहरू जी का तो स्टेटमेंट ही था दैट द ओनस ऑफ सेकुलरिज्म इज ऑन द मेजोरिटी कम्युनिटी। मतलब माइनॉरिटी कुछ भी करे, इन हिज वर्ड्स। वैसे तो मैं नहीं मानता मेजोरिटी माइनॉरिटी कुछ होता है, पर इनके हिसाब से एक वर्ग को तो खुली छूट है, जो चाहे करो धर्म के नाम, मतलब मजहब के नाम पे, और दूसरे वाले को छोटी से छोटी चीज के लिए भी चाबुक मारो। एक सरकारी खर्च पे हज पे भेजे तो सेकुलरिज्म है, और एक प्रधानमंत्री लेप लगा के मंदिर चले जाए तो और ही सो कॉम्युनल, हाउ ही इज गोइंग टू मंदिर। और वहाँ पे उनके राष्ट्रपति जो है वो बाइबल पे ओथ ले, वो हर संडे चर्च चले जाए। ओ व्हाट अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली सेज इट्स अ क्रिश्चियन नेशन। जेडी वैंस ओपनली सेज इट्स अ व्हाइट क्रिश्चियन। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, और कहे ना भी कहे क्रिश्चियन नेशन, तो ओबामा कौन से चर्च नहीं जाते थे, जो बाइडेन भी चर्च जाते थे। ऐसा उनकी बाइबल पे होती है। हाँ, 99% बाइबल पे ही लेते हैं। एक आध किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे ली होगी तो ली होगी, बाकी सब बाइबल पे ही लेते हैं। वहाँ पे बाकी सब तो छोड़ो, वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्टेंट बनते हैं, एक दो मुझे लगता है दो छोड़ के जो बाइडेन और जॉन बिल क्लिंटन, नहीं, जॉन एफ कैनेडी और जो बाइडेन, ये दोनों शायद थे। देयर इज अ टर्म कॉल्ड WASP, WASP, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। ये रिक्वायरमेंट रूल, प्रोटेस्टेंट ही बन सकते हैं, पर वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की, प्रोटेस्टेंट में भी जो इंग्लिश डिसेंट वाले वो बनेंगे। ये पर हम लोग जो है वो अपने आप को, हाँ, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री बता दो जो संविधान की शपथ नहीं लेता, पर यहाँ पे हम लोगों के ऊपर ये जो इस्लामो कम्युनिस्ट का नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये बड़ा स्ट्रांग है, और इसने देश को बहुत पीछे किया हुआ है, और इसको जल्द से जल्द ये गुलामी की मानसिकता को नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मोदी जी लगे हुए इसमें। एंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट पार्ट, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। ठीक है। अशोक जी के साथ भी खेला था, बड़ा अच्छा लगा था। 2 टूक जवाब आए होंगे जी, उनके 2 टूक या 1 सेंटेंस मैक्स। सो हाँ ना, 1-2 वर्ड्स, 1 सेंटेंस मैक्स। क्या भारत में मुसलमान खतरे में हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। क्या संविधान खतरे में है? नहीं, नेवर एवर एवर। हाँ, एक टाइम था 1975 में, इंदिरा जी की वजह से।
क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र का सबसे सुंदर और सबसे व्यापक और विहंगम चित्र आज दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग। एग्जाम्पल दीजिए। 370 हटने से पहले एक बड़े वर्ग को जम्मू कश्मीर में चुनाव में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। आम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं था। आम्बेडकर जी का आरक्षण लागू नहीं था। लाल किले पर तो तिरंगा था, लाल चौक में नहीं था। आज तिरंगा, आरक्षण, संवैधानिक व्यवस्था और चुनाव में वोट देने का और डिग्निटी से रहने का अधिकार, डेमोक्रेसी बढ़ा या कम हुआ? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। सोशल मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया के पहले 4 चैनल, 4 बातें, पद्मा अवार्ड दो, अपना नैरेटिव चलाओ। आज 100 करोड़ जर्नलिस्ट हाथ में फ़ोन लेकर घूम रहे हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कम इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा बोलने की आज़ादी, कम बोलने की आज़ादी है। मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हूँ। अशोक जी की बात याद आ गई कि Tangible मीडिया के मठाधीश थे। हाँ, नहीं, मठाधीश शब्द से मैं एग्री नहीं करता क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ वो क्यों बोल रहे हैं। वो तो एक उसको बोलते हैं ना, जो एलिटरेशन में वो बोल रहे हैं, राइट, उनका क्रिएटिव सेंस है उसमें। पर ये हम लोग जो बोलते हैं ना, वो आया राम गया राम, मतलब एक पार्टी बदलता है आदमी तो उसको आया राम गया, आया मोहम्मद गया मोहम्मद क्यों नहीं बोलते? आया अब्दुल गया अब्दुल बोलो ना। ये राम के प्रति सब नेगेटिव कॉन्नोटेशन आपको समझता है क्या? है ना? इनको सिर्फ राम के पास और हिंदुओं के मठाधीशों पे ही बोलो मीडिया के मौलाना। अच्छा, हवस का पुजारी बोला जाता है, हाँ, नॉट एनी अदर वर्ड। मठाधीश माफिया है, अभी अखिलेश ने बोला। मैंने एक बार उनको बोला कि मौलवी को बोलो माफिया, नहीं बोल पाते। ये जो हमारे अंदर जो ये some parts of Bollywood and the narratives have ingrained in us कि हम हिंदू की हर चीज़ को उस भावना से देखते हैं, नेगेटिव से। तो इसलिए हम जब नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज़ करते तो आमूमन वी आर यूजिंग दिस कि मठाधीश, मीडिया के मठाधीश। भाई क्यों भाई, मीडिया के मौलाना बोलो ना। That's a good point. एक मूवी के टाइटल को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, घूसखोर पंडित। नहीं बनाना चाहिए, गलत है। किसी दूसरे धर्म के लेके बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। और ये समाज में विवाद और विवाद से टीआरपी और व्यूज़ पाने की होड़ में किया जाता है। कुछ लोग पर ये हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की? अब ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की भी बोला गया बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा, है ना? तो वहाँ पे भी तो ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ। और हालांकि पेट्रियार्की तो मौलाना मौलवी कुछ वर्ग में बहुत है, तो कोई ये नहीं बोला कि मौलाना पेट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। घूसखोर पंडित बनाओ ना, एक बार बनाओ। आतंकी, जुल्मी ठाकुर, चोर बनिया। अब मान लो कि कोई बना दे ऐसी फिल्म, अगर आतंकी मौलवी, तो क्या हो? STSJ। ये होता है। क्या भारत 2014 के बाद असहिष्णु हो गया है? हमारा देश जब सहिष्णु फेज में था तब सिखों का नरसंहार हुआ, 4000 सिख मारे गए, काटे गए, और प्रधानमंत्री ने जस्टिफाई किया कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। वो सबसे सहिष्णु फेज था हमारे देश का। आज जब सिख समाज के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला है, लंगर GST फ्री हुई है, और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व को मनाया गया है, और हमारे साहिबजादे उनके बलिदान के अवसर पर हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं, तो ये देश असहिष्णु हुआ है। आप मेरे सार्काज़म को शायद जज कर ही पाए होंगे। जी। सिखों का काटा जाना सहिष्णु था, और सिखों के गुरुओं का महिमा मंडन असहिष्णु है। मोदी जी इसके लिए बहुत बड़े गुनहगार है। क्या खान मार्केट गैंग खतरे में है? हाँ बिल्कुल, वो तो देखो ऐसा है, मोदी जी के आने के बाद आतंकी भी खतरे में है, भ्रष्टाचारी भी खतरे में है, घुसपैठिया भी खतरे में है, और इनका जो राजनीतिक आका, इनके जो राजनीतिक बाप है, वो भी खतरे में है। आतंकियों के, घुसपैठियों के और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक इनके जो बाप है, वो सब खतरे में है। तो अब वो खान मार्केट गैंग आप बोलते हो, तो वो खान मार्केट गैंग खतरे में। पर कोई नहीं, खान मार्केट गैंग डज नॉट मीन कि खान मार्केट जियो स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है। ये एक मानसिकता है, मतलब आप खान मार्केट में ना भी बैठो तब भी ये मानसिकता आप में हो सकती है। आप जाते हैं खान मार्केट?
मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रीएम्प्ट किया ना आपका ये सवाल। मुझे पता था अगला सवाल यही होगा कि आप खान मार्केट जाते हो कि नहीं। मैं हम्म, जैसे आपको पता है सैम पित्रोदा, राहुल जी के अंकल एंड चीफ the एडवाइजर, person who made the most racist comment. कि भाई इंडियंस आर अफ्रीकन चाइनीज, उनका नाम है सत्यनारायण गंगाराम जी। पित्रोदा। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा नाम होने के बाद भी उनके अंदर एक सैम ही रहता है। हम्म, तो मैं कहाँ हूं उससे निर्भर नहीं होता, मेरे अंदर क्या है। हो सकता है आपका घर खान मार्केट के बगल में हो, पर लुटियंस आपके मन में नहीं है। मन में लुटियंस होना और आप लुटियंस में होना, ये अंतर है। आप लुटियंस में हो सकते हो, लुटियंस इलाका बोलते हो, उस लुटियंस इलाके में आप जा सकते हो, वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी है। पर मन में जो लुटियंस बसाता है उसको हम बोलते हैं मैकुले पुत्र, उसको हम बोलते हैं खान मार्केट गैंग। थोड़ा सा डिविएट होते हुए, मैं कभी आपको मौका मिले तो आप बोलना, मेरी अपनी विवशताएं हैं। When the honorable leader of opposition went to US last year, press conference was conducted in Georgetown University inside Welsh School of Foreign Services, arranged by same person. सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। That place is the CIA recruiting headquarters. I don't know why media did not take up this very forcefully. I conveyed this thing to Ashok ji also to make it a point. पर CIA का कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता। That's hotbed. वहाँ से रिक्रूटमेंट होती नहीं है वो तो proper. बात ठीक है, पर ठीक है, हमारे वाले को तो सोरोस ने रिक्रूट करके रखा है। अब सोरोस और CIA भी साथ में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक जर्नलिस्ट को लेके, फिर रिमेंबर। यस, Simply. हाँ, तो ये है। पर हमारे वाले को तो सोरोस ने रिक्रूट कर रखा है, तो अभी वो सोरोस की रिक्रूटमेंट में चल रहे हैं, तो आप उससे निश्चिंत रहें। उनको CIA थोड़ा देख के, बुद्धि देख के लेती होगी लोगों को। हमारे वाले को तो सोरोस ने जो है सुपारी दे रखी है। आपके ऊपर एक जो the biggest criticism that is on you, कि आप एक ड्राइंग रूम के नेता हैं, आराम से बैठ के ना स्टूडियो में बात करेंगे, अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात बड़े सटीकता से और टू द पॉइंट आप रखते हैं, बट आप ड्राइंग रूम नेता हैं, आप जमीनी नेता नहीं हैं। नहीं, जमीनी नेता नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी पार्टी में अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिया है। किसी का दायित्व है कि वो अध्यक्ष के रूप में काम करें, चाहे बूथ लेवल पे हो चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो। किसी का दायित्व है कि वो सांसद बने या जनप्रतिनिधि बने, चाहे कॉरपोरेटर हो, विधायक हो या सांसद हो। किसी का दायित्व है कि वो संगठन में काम करे, तो चाहे संगठन मंत्री हो या संगठन के महासचिव हो या महामंत्री हो, वो है। और किसी का दायित्व है कि वो प्रवक्ता के रूप में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अपना कार्य निभाए। तो जो जिसकी कैपेसिटी है, जो जिसका KRA है, जो जिसका रोल है, वो वही रोल करेगा ना। अगर मैं फुटबॉल की मैच खेल रहा हूँ और मैं गोलकीपर हूँ और मैं गोल कीपिंग कर रहा हूँ, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि आप फुटबॉलर तो हैं पर आप फॉरवर्ड बहुत बुरे हैं। अरे मेरा काम ही नहीं है फॉरवर्ड खेलना। जिसका काम है, जिडान का काम है फॉरवर्ड खेलेगा वो, मेरा काम गोल कीपिंग है तो मैं गोल कीपिंग करूंगा ना। तो आप मुझे मेरे उससे पैरामीटर से, मैंने कौन से दिन आपसे क्लेम किया कि मैं भाई कल चुनाव लड़ूंगा तो 5 लाख वोट से जीत जाऊंगा? मैं थोड़ी ये क्लेम कर रहा हूँ। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि पार्टी अगर कल दायित्व बदलती है, बोलती है भाई ज़मीन पे जाओ, तो हम ज़मीन पे जाएंगे। हमारे प्रवक्ता थे संबित पात्रा जीते ना पूरी से, तो वो तो पहले प्रवक्ता थे, अब सांसद का काम दिया उनको तो सांसद बने। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है नहीं करती वो तो एक अलग बात है। क्या शहजाद पूनावाला एज अ पर्सन उनके अंदर है कि चुनाव भी लड़ा जाए एक बार? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, दिल से बोल रहे हो? बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। मेरे लिए जो मुझे पार्टी ने अभी ये काम दिया है, पद दिया है, ये जगह प्लेटफॉर्म दिए, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो ये बस जो मुझे बनना था या बनाना था, जैसे बनना था वो सब हो गया। मेरा इससे आगे कोई ये राजनीतिक रूप से, पद के रूप से कोई एम्बिशन भी नहीं है ना। मुझे कोई, कई लोग को लगता रहता है कि ये सांसद बने, MP बनेंगे, MLA बनेंगे, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पद नहीं, इंसान कद से जाना जाता है। आप सांसद तो कई सारे हैं देश में, आप कितने सांसदों का नाम जानते हैं, हालांकि आप इस पूरे सिस्टम में हो। पर अगर पद
ना भी रहे पर व्यक्ति का कद ऊंचा हो तो आप उस व्यक्ति को जानोगे, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी होगी, उस व्यक्ति की पूछ होगी, उस व्यक्ति की बात लोग सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि पद के पीछे नहीं, कद के पीछे भागना चाहिए। हम लोगों को पोजीशन नहीं, एम्बिशन नहीं, हम लोगों को मिशन और विजन के लिए काम करना चाहिए। मिशन विजन पे काम करोगे तो पोजीशन भी मिलता है, और अगर आप मिशन विजन के बिना काम करोगे तो पोजीशन भी काम का नहीं है। तो मेरी पोजीशन की कोई इच्छा नहीं है। पोजीशन आता है, दायित्व मिलता है तो निभाएंगे, नहीं मिलता है तो इसके पीछे हम रोने के लिए या नहीं है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि मिले। तो दैट्स द केस। आज जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो ऑलमोस्ट सारी फोटोग्राफ्स में ये गमछा हाँ, दिखा मुझे। क्या मतलब व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? इसका इंस्पिरेशन ऐसा है, ये तो असम का गमोसा है। हाँ, जो असम का गमोसा गमोसा, बोलते हैं इसको। अच्छा। गमछा को गमोसा बोलते हैं, मतलब उनका अच्छा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हम लोगों के से थोड़ा सा अलग अलग होता है। अगर आपने हेमंत जी की भी थोड़ी हिंदी सुनी होगी तो वो थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। पर वो ये जो है, इसकी स्टोरी ये है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट के साथ विशेष लगाव है। आई रियली लव नॉर्थ ईस्ट, गोइंग देयर, विजिट करना, कल्चर, वहाँ के लोग, खान पान, वेशभूषा मुझे बहुत पसंद है, लोग भी बहुत पसंद है। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे हमारे लोग दिल्ली में तो रहते ही हैं, पूना में भी मैं जब बड़ा हुआ तो बहुत रहते हैं। तो मेरा एक नॉर्थ ईस्ट के प्रति फैसिनेशन है। जब मैं एक्टिव होने लगा पॉलिटिक्स में तो कई बार क्या होता था, मुझे लगता था देखो हमारी मीडिया जो है वो तो पहले तो दिल्ली एनसीआर के अलावा उनको ज़्यादा साउथ भी नहीं दिखता, उनको वो महाराष्ट्र नहीं दिखता। अनलेस कोई बड़ी खबर हो जाती तब उनको स्टेट या कोई बाहर दिल्ली के थोड़े से इलाके के बाहर दिखता है। राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का तो बेचारे का कोई विषय ही नहीं आता किसी डिबेट में, कोई कनेक्ट ही नहीं महसूस होते होंगे। तो मैंने सोचा कम से कम मैं जब टीवी पे जाऊं तो मैं कोई ना कोई गमछा स्पोर्ट करता हूं, ताकि नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहनों को पता चले या लगे कि हम बात हो सकता है दिल्ली की कर रहे हैं पर वो उतनी स्टेक होल्डर है इसमें, और हम उनके यहाँ पे उतने बड़े स्टेक होल्डर। आसाम देखो किस प्रगति के पद पे चल पड़ा है। असम में जो ब्रिज बन रहे ब्रह्मपुत्रा पे, और जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ग्रोथ इंजन बन चुका है भारत का। भी आपने देखा होगा कि वो प्लेन्स लैंड कर गए थे उस इमरजेंसी रोड पे बनाए हैं। तो एक समय था कि नॉर्थ ईस्ट को बम और ब्लॉकेड में जकड़ के रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट में बात होती है कि किस प्रकार से वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है। तो ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, कनेक्टिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो अष्टलक्ष्मी कहते हैं वो हुआ है भारत के साथ। दिल और दिल्ली की दूरी कम हुई है। तो वो दिल और दिल्ली की दूरी अपने एक कल्चरल आइडेंटिटी को हमेशा सपोर्ट करना गर्व से। पर देखो दुख की बात यह है कि हम लोग तो चाहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड रहे। राष्ट्रपति के रिसेप्शन में राहुल गांधी को बोला कि गमोसा पहन लो नॉर्थ ईस्ट का, तो उन्होंने उतार के फेंक दिया। और प्रियंका वाड्रा जी ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अभी वो कामाख्या मंदिर गई थी, असम गई थी, इंचार्ज है वहाँ की, तो उनको गमोसा दिया तो गाड़ी में ऐसे रोल अप करके फेंक दिया। उनको नॉर्थ ईस्ट के प्रति बहुत वैमनस्य है। मिजोरम पे बॉम्ब गिराए थे इंदिरा जी ने, आपको पता है ना, इन 1960s शी हैज़ बॉम्ब्ड मिजोरम। आज भी वो दिवस ऑब्जर्व करते हैं मिजोरम में। मैं गया मिजोरम, वहाँ पे अभी भी ऑब्जर्व करते हैं। और फिर उन्होंने किस प्रकार से असम को तो बाय बाय बोल दिया था नेहरू जी ने चाइना के इंडो चाइना युद्ध में। तो दे हेट नॉर्थ ईस्ट। तो जितना वो हेट करते हैं हम उतना उनको और करीब रखते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे लैंग्वेज है आपकी। क्या हेट, विनम, नहीं तो मतलब राहुल ऐसा नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बट क्यों इतना अग्रेशन? क्या राहुल गांधी का देखो ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, अगर आप गमोसा का रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप वहाँ के लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप चाहते हैं वहाँ पे घुसपैठिया आ जाए। आपका नेता वहाँ पे गौरव गोगोई, उसके सारे पाकिस्तान के लिंक है, उसकी फैमिली पाकिस्तान की एजेंट है, उसकी वाइफ पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान से पैसे लिए उसकी आई वाइफ सॉ समथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस कन्वर्जन, कोई सर्टिफिकेट का नहीं, उसकी controversy हो वाइफ रहा था। देखो ऐसा है कि असम के मुख्यमंत्री के पद के लिए गौरव गोगोई लड़ना चाह रहे हैं, पर उसने अपनी वाइफ को और बच्चों को तो इंडियन में नहीं बनाया। कैसे हो सकता है, कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर आप असम को इतना हेट करते हो कि आपने अपनी वाइफ को फॉरेनर रखा है, अब वो उनके घर में 3 लोग हैं, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, वो एक इकलौते असमीज है, बाकी 2 बाहर ही है। तो उनके घर में भी वो माइनॉरिटी हो गई, और वो चाहते हैं कि असम के लोग भी माइनॉरिटी बन जाए, सब बांग्लादेशी आ जाए, सब घुसपैठे आ जाए। ऐसा तो नहीं चल सकता। और असम के लिए आप, असम में तो आइडेंटिटी इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। तो एक तरफ
हमारे हेमंता जी है जो असम के आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लचित बोरफुकान के बारे में पहली बार हमने बात सुनी, तो ये बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा. एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव गौरव गोगोई हु इज राहुल गांधी ऑफ असम. ही इज कीपिंग हिज वाइफ एज फॉरेनर and she is taking money from Pakistan, and she's having accounts, active accounts, which is receiving money from Pakistan. She's giving confidential documents to Pakistan. She has given to Pakistan. These are very serious charges what you नहीं, are saying. SIT रिपोर्ट आ गई है. Okay. SIT रिपोर्ट आ गई है और वो रिपोर्ट MHA को सबमिट हो चुकी है. इसमें गौरव को कोई सू कर देना हेमंता जी को, किसने रोका है? अभी तक नहीं सू किया. ये तो 8 तारीख को हमने डिस्क्लोज किया है सारी चीज़ें, 8 फरवरी को. आज हम रिकॉर्ड कर रहे 20 दिन हो गए, तो अभी तक तो गौरव गोगोई में दम नहीं है कि वो हेमंता जी को सू करे ना सू. हम पूरा कनेक्शन निकालते. वो गए पाकिस्तान, चोरी छुपके गए थे गौरव गोगोई पाकिस्तान शादी के बाद, और वहाँ पे ISI नहीं उनका पूरा टूर ऑपरेटर बन के काम किया होगा. उनको मिला था एक ही जगह जाने का परमिशन, वो रावलपिंडी तक गए. तो ये सब पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गई हमारे साथ. पाक आर्मी फौज GHQ. हाँ. Okay. तो गौरव गोगोई को, राहुल गांधी को बताना चाहिए ना, इतना कॉम्प्रोमाइज नेता बनाया उन्होंने गौरव गोगोई को. कॉम्प्रोमाइज है वो पूरा, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे. लास्ट थिंग, आई पर्सनली बिलीव कि टाइम के साथ चीज़ों में रिफॉर्म आता है, नए विचार आते हैं, और कुछ जो नहीं, राहुल कुरीतियां गांधी से होती उम्मीद हैं, मत करो. कुछ जो कुरीतियां होती हैं किसी भी चीज़ में, वो उसमें समाज सुधारक आते हैं. आई थिंक इंडियन मुस्लिम्स वेरी बैडली नीड लीडर्स who will tell them the truth, take them out of them with this victimhood, and start the dialogue, at least the dialogue for reforms. I see you as a person who is actually openly speaking about it. Others are just उसको कवर करने की कोशिश में है. To the Indian Muslims, what will be your message? कांग्रेस का हाथ छोड़ दो. आपको हम पे भरोसा नहीं. हमने आपको घर दिया, हमने आपको टॉयलेट का टैप कनेक्शन दिया, हमने आपको आयुष्मान कार्ड दिया, हमने आपको राशन दिया, हमने पक्की सड़कें आपके गांव की बना दी, हमने आपकी बेटी को एजुकेशन दिया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने दंगा मुक्त रखा, हमने आपकी सुरक्षा बढ़ाई. फिर भी आपको हम पे यकीन नहीं. ठीक है, मत दो हमको वोट. हम वोट के लिए काम नहीं करते. देश में मोदी जी बीजेपी के वोट से बने होंगे, NDA के वोट से, पर वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. चाहे आप वोट दो ना दो, वो आपका काम कर रहे हैं. पर कम से कम ये कांग्रेस नाम की जहर को चाटना बंद कीजिए. कांग्रेस नाम का साइनाइड खाना बंद कीजिए. कांग्रेस नाम की ये जो आत्मघाती, मैं कह सकता हूँ, बेल्ट लगाना बंद कीजिए. कांग्रेस के चक्कर में जो पड़ा है वो भस्म हुआ है. कांग्रेस को आप पहचानिए, कांग्रेस को अपने आप से दूर रखिए, और हो सके तो विकास की बात कीजिए. पर अगर वो ना भी हो आपसे, हम तो विकास करेंगे ही, फिर भी आप कांग्रेस को दूर रखिए. 10 साल अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस को अपने आप से दूर रखे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस स्टेट पे बाकी के समाज है उसी स्टेट पे मुस्लिम समाज आ जाएगा 10 साल सिर्फ. It was great having a Sanatani Muslim and the conversations we had. Lovely, enjoyed every part of it. Thank you for your platform, thank you for your kindness and for the hospitality. Hopefully we'll have your Round two brother and you together. Let's The hope. Poonawalla brothers. देखिए, तो फिर तो आपको दिल्ली डायलॉग से पहले इंद्रप्रस्थ डायलॉग्स करना पड़ेगा इसको. नहीं बिल्कुल करेंगे. Thank you so much. Done. Thank you so much. Thank you. Thank you.